डियर स्टूडेंट्स, आज और शुरू कर लेते हैं अपन प्रोनाउन चैप्टर के मिसलिनियस का आगे का हिस्सा। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोनाउन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन है। एक तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाला, और थर्ड था आपका वो वाला पोर्शन जिसमें वो लाइक वाइक वाला जो जेरेंड प्लस में पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला जो केस था वो। ठीक है, ये तीनों मोस्ट, ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सब कुछ भी इंपॉर्टेंट ही इसीलिए पढ़ाया गया है ना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एरर्स देखे जाते हैं वो इन कॉन्सेप्ट पे देखे जाते हैं। अब ये वाला जो है इसको समझने से पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ, बुक के अंदर आपको रूल क्या लिखा हुआ मिलेगा। ये वर्ब है, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। दुनिया जान की वर्ब लिख देगा एब्सेंट, प्रेजेंट, एडजस्ट, अप्लाई, अवेल, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, ऐसे दुनिया जान की वर्ब लिख देगा और फिर कह देगा इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। ठीक है, अब या तो तरीका क्या है, रट लो, रटना ही होता तो फिर मेरे कोर्स में एडमिशन नहीं लेते। तो समझना, हम क्या करेंगे, हम समझ लेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। देखो दोनों बातें हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कभी ये रूल फ्लॉप होगा, और धड़ल्ले से फ्लॉप होता है, धड़ल्ले से फ्लॉप होता है। ठीक है, रूल रटने के मुझे लगता है चलता कम में सेंटेंसेस में और फ्लॉप ज़्यादा में होता है। तो समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो रूल है पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये बना क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है, फिर उसके बाद हम ये समझ लेंगे कि आखिर कब ये रूल फ्लॉप होता है। ठीक है, आ जाओ, अगर ये समझ में आ जाए ना कि बना क्यों है तो फिर हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर ये रूल फ्लॉप कैसे हो रहा है। आ जाओ समझ लेते हैं। एक बार ये सारे सेंटेंसेस रीड करो अपने आप जल्दी से। वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके रीड कर लो आराम से। आ जाओ जी, इन सेंटेंसेस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिस्टर गुप्ता क्या है, सब्जेक्ट है। इंट्रोड्यूस्ड क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। वीसी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। कंपनी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब रूल उन्होंने ये बना रखा है कि इंट्रोड्यूस वर्ब आएगी ना, जब इंट्रोड्यूस वर्ब आएगी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, जब इंट्रोड्यूस वर्ब आएगी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ऐसा रूल क्यों बना रखा है, सोचो अब जरा। बात इतनी है कि जो इंट्रोड्यूस वर्ब है ना, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड, यहां सेंटेंस कर दूं क्या खत्म, नहीं कर पाओगे। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हुम, इंट्रोड्यूस का मतलब था परिचय देना। मिस्टर गुप्ता ने किसका परिचय दिया, आपको बताना जरूरी है। अब काफी बच्चे इसके अंदर क्या कहते हैं, सर अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है, आप इसको ऑब्जेक्ट देना चाहते हो तो एक काम करो ना, इस टू को ड्रॉप कर दो। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड द वीसी ऑफ द कंपनी, ये चांसलर वाइस चांसलर पोस्ट होती है यार, ठीक है, इससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस टू द वीसी ऑफ द कंपनी, ठीक, ये वाइस चांसलर पोस्ट का नाम है, इससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा, पढ़ेंगे आर्टिकल चैप्टर में। ठीक, अब मैं कहना आप लोगों से क्या चाह रहा हूं कि जो मिस्टर गुप्ता है इंट्रोड्यूस्ड, अगर आपने यहाँ पे टू हटा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिस्टर गुप्ता ने इस वीसी का इंट्रोडक्शन दिया है। इसने पहले मीनिंग क्या करे थे, टू तो डेस्टिनेशन की प्रिपोजिशन होती है, इसका मतलब वीसी के समक्ष किसी को इंट्रोड्यूस किया, आपने क्या कर दिया, टू ड्रॉप कर दिया और मीनिंग ही चेंज हो गया। अरे आया समझ में कि ना आया। तो एक तो ये वाला लॉजिक, और दूसरा लॉजिक क्या है भाई, हर एक एग्जाम की ना एक पेरिफ्री है। अब मैंने आपको देखो कुछ वर्ब पढ़ाई उस पर उस टाइप कह रहे थे, कुछ वर्ब पढ़ाई उस पर उस टाइप कह रहे थे, तो जैसे ही इंट्रोड्यूस वर्ब आए ना तो आपको सोचना समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा। अगर आप उसको उसके हिसाब का जवाब दोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ग्रामर से अगर इसको सही करना है तो आप 50 तरीके से कर सकते हो। अगर ग्रामर से ही सही करने की बात है तो आप 50 तरीके से सही कर सकते हो ना। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिज सन लिख दो, यहाँ पे हिज सन लिख दो, हिज वाइफ लिख दो, ग्रामर से तो वो भी ठीक है, फिर वो क्यों नहीं लगा देते। तो बेसिकली क्या है, हमें सोचना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा लिखें इस सेंटेंस के अंदर जो बेसिकली सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना करे। समझ में आई इतनी बात, चलो आ जाओ। तो अब हो क्या रहा है, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस टू द वीसी ऑफ द कंपनी, इसके बाद रूल बिल बुक के अंदर रूल क्या मिलेगा कि इसके बाद लगा दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गुप्ता के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा। अब रूल बना क्यों, पहले तो ये समझो कि रूल बना क्यों। अगर आपको ये समझ में आ जाए ना रूल बना क्यों, तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि फ्लॉप क्यों हो रहा है। ये रूल इसलिए बना है क्योंकि इंट्रोड्यूस्ड वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव का मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ट्रांजिटिव है और ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा, क्योंकि ये वीसी तो क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये कंपनी क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा तो हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब समझना, ऐसे अपने घर से कुछ भी लगा दें क्या, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिज सन, हिज वाइफ, हिज ब्रदर, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड मिस्टर वर्मा, कुछ भी लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको ये मानना पड़ेगा कि मिस्टर गुप्ता अगर नहीं दे रखा है किसको इंट्रोड्यूस किया है तो मोस्ट पब्लिक इसको किया होगा, खुद को ही किया होगा। समझ में आया? ये सोचकर आपको फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा हिमसेल्फ। लॉजिक आया समझ में? फिर से समझ लो, बुक के अंदर आपको दुनिया जान की वर्ब लिखवाएगा, एडजस्ट, अप्लाई, अवेल, इंट्रोड्यूस्ड, प्रोस्ट्रेट, एक्सर्ट, दुनिया जान के अभी मैं भी लिखवाऊंगा, ठीक है। वो वर्ब लिखवाएगा और क्या बोल देगा, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। अगर सबसे पहले तो ये समझो कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता क्यों है, उससे दो फायदे होंगे। एक तो वो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा, वर्ब ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी, पेपर में अप्लाई होने की संभावना बढ़ जाएगी, और दूसरी बात कब वो रूल फ्लॉप होगा हमें ये भी पता होगा। समझ में आई इतनी बात? तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये इंट्रोड्यूस वर्ब कैसी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आपने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, और इसको ऑब्जेक्ट अगर देना है तो अपने घर से तो कुछ भी लगा नहीं सकते, तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट देना है जो इसका मीनिंग चेंज ना करे। अगर मिस्टर गुप्ता ने किसी और को इंट्रोड्यूस किया होता तो यहाँ लिखा होता, नहीं लिखा हो तो समझ जाओ कि मिस्टर गुप्ता ने खुद को इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, हिमसेल्फ। कहानी इतनी क्लियर है। अब देखना है रूल फ्लॉप कैसे होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ जरा। मिस्टर गुप्ता क्या सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस क्या होगी वर्ब, हिज क्या हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, ये वाइफ क्या हो गया इंट्रोड्यूस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्रेपोजिशन है, फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। इतनी कहानी क्लियर? अब समझना। अब मुझे बताओ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट। कब बनते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट? जब एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो, एक्शन को करने वाला और जिस पर वो एक्शन हुआ सेम हो। अभी इंट्रोड्यूस होने का काम हो रहा है, परिचय देने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है, गुप्ता जी, और किसका परिचय दे रहे हैं, खुद का, तो हिमसेल्फ लग गया। इस सेंटेंस के अंदर गुप्ता जी परिचय देने वाले और किसका परिचय दे रहे हैं, अपनी घरवाली का, हाँ कि ना। अब नई नई शादी हुई है, घर पे दोस्त दोस्त आए हैं, सबसे अपनी घरवाली को मिला रहे हैं कि हाँ जी ये है मेरी वाइफ। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली है क्या, यहाँ तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट पहले से मिल चुका है, तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा, ऑब्वियसली नहीं लगाऊंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट पहले से ही मिल चुका है फिर थोड़ी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस केस में कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, नो एरर। अब ये बात समझ कैसे सकते थे? और कोई तरीका है समझने का जाने बगैर? आपको उस रूल के पीछे का लॉजिक जानना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों आता है भाई? क्योंकि सर इंट्रोड्यूस वर्ब ट्रांजिटिव होती है, अगर इसे ऑब्जेक्ट ना मिले तो गलत हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि इंट्रोड्यूस करने वाला और होने वाला एक ही है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। दोबारा सुन लो, कोई आपसे पूछ ले कि इस रूल का लॉजिक क्या है, इंट्रोड्यूस वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आखिर आता क्यों है, तो क्या बताओगे उसको? सर इंट्रोड्यूस वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसे ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। अगर सेंटेंस में पहले से ही उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो वो सेंटेंस नो एरर हो जाएगा, लेकिन अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम मान के चलेंगे कि इसका डूअर और रिसीवर सेम है, ये एक्शन जिसने किया और जिस पर हुआ वो सेम है, इसलिए हम उसकी जगह पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह से लगा देते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट का ही तो काम करते हैं। समझ में आया? अरे बोलो, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो जी, अब इस पे आ जाओ। एक लॉजिक तो ये हो गया रूल फ्लॉप होने का। पहला लॉजिक क्या हो गया कि अगर वर्ब को पहले से ही ऑब्जेक्ट मिल चुका हो। एक लॉजिक आपको क्या सिखा दिया कि अगर वर्ब को पहले से ही ऑब्जेक्ट मिल चुका हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। ठीक है, अब इस सेंटेंस पे आ जाओ। मदर टेरेसा सब्जेक्ट है, ये टेरेसा की स्पेलिंग देख लेना यार जो भी होती है, ठीक है। अप्लाइड क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। सर्विस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ह्यूमैनिटी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। रोहन क्या है, सब्जेक्ट है। अप्लाइड क्या है, वर्ब है। फॉर प्रीपोजिशन है। जॉब इसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रीपोजिशन है। इंडियन रेलवेज ये डिपार्टमेंट का नाम है, कंपाउंड नाउन है, बेसिकली प्रॉपर नाउन कहना चाहिए, प्रॉपर नाउन है। इंडियन रेलवेज अपनी भारतीय रेल की संस्था का नाम है, प्रॉपर नाउन है बेसिकली, लिख देता हूं नाउन प्रॉपर, ठीक है। वो संस्था का नाम ही है इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूं कि बुक के अंदर आपको रूल मिलेगा कि अप्लाई वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। अब वो यहां तो चलेगा ये मदर टेरेसा अप्लाइड हरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन यहां नहीं चलेगा रोहन अप्लाइड हिमसेल्फ फॉर द जॉब, ये नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्या लॉजिक है, सोचो। देखो रूल रट्टे से इसलिए मैं कहता हूं कोई भला होने वाला है नहीं, आपको समझना पड़ेगा यहां पे रूल फ्लॉप क्यों हो रहा है। यहां पे रूल फ्लॉप हो रहा है मीनिंग की वजह से। एक वर्ब है अप्लाई, ठीक है, ये वर्ब है ट्रांजिटिव,
इसका मीनिंग है टू सेक्रीफाइस, न्यौछावर कर देना, कुर्बान कर देना। ठीक, ऐसे ही एक और वर्ब है अप्लाई, उसकी भी स्पेलिंग यही है, लेकिन वो है इंट्रांजिटिव। इसका मतलब है टू सेंड एन एप्लीकेशन। ये एपीपी लिख के छोड़ रहा हूं, टू सेंड एन एप्लीकेशन पूरा लो मैं लिख ही देता हूं, भरोसा नहीं है भाई तुम्हारा। टू सेंड एन एप्लीकेशन। एक और वर्ब भी होती है अप्लाई, उसका मतलब होता है लगाना। जैसे कहते हैं ना, ही अप्लाइड अ लॉट ऑफ फोर्स, उसने बहुत सारी फोर्स लगा दी, उसमें भी वो ट्रांजिटिव होती है। तो एक ही वर्ब अप्लाई, APPLY और वो भी APPLY। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो आपको रूल लिखवाया जा रहा है कि इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, आखिर वो कौन से मीनिंग पे एप्लीकेबल है। हो सकता है कि एक वर्ब के मीनिंग एक से ज्यादा होते हो, समझ में आया। अब देखो, ये वाला जो है जिसका मतलब होता है टू सेंड एन एप्लीकेशन, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए आवेदन करना। रोहन ने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया? जॉब अप्लाई किया कि जॉब के लिए अप्लाई किया? जॉब को कैसे अप्लाई करोगे? जॉब के लिए अप्लाई करोगे, यानी इस मीनिंग में ये वर्ब सदा इंट्रांजिटिव होगी। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? ये वाला जो मीनिंग होता है किसी चीज के लिए एप्लीकेशन भेजना, इस मीनिंग में ये वर्ब सदा कैसी होती है? इनट्रांजिटिव होती है। इतनी बात आ गई समझ में? अरे बोलो, रोहन ने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, तो बेसिकली इस मीनिंग में क्या है? ये वर्ब हमेशा इनट्रांजिटिव रहेगी। ये तो हो गया नो एरर। इंडियन रेलवेज वाला क्या हो गया? नो एरर। अब इस मीनिंग में अप्लाई वर्ब का मीनिंग होता है न्यौछावर कर देना, कुर्बान कर देना, और यहां ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है। मदर टेरेसा ने न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए, मानवता की सेवा के लिए। किसको कुर्बान कर दिया? किसको न्यौछावर कर दिया? बताना जरूरी है। इस मीनिंग में ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर पहले से कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होता, मदर टेरेसा अप्लाई कर देती अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने पति को, किसी और को अप्लाई कर देती, किसी और को न्यौछावर कर देती, समझ में आता। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो हम क्या मान के चलेंगे? ने खुद को ही न्यौछावर कर लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? हर सेल्फ आ जाएगा। कहानी क्लियर है? फिर समझ लो, मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूं कि ये रूल बना क्यों और ये रूल कब कब फ्लॉप होगा। देखो, मेरी जनरली टेंडेंसी यही रहती है, मैं रूल बोर्ड पे पहले लिखता नहीं हूँ। मैं रूल बोर्ड पे सिर्फ उसी चीज़ का पहले लिखता हूँ जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, बच्चे समझ जाएंगे अपने आप। ठीक, ये कोई कन्वेंशन होती है जिस रूल का कोई लॉजिक नहीं है, वो आपको मानना ही पड़े, ऐसा रूल मैं बोर्ड पे पहले लिख देता हूँ। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट बताऊँ, उसमें कब कब वो रूल नहीं चलेगा, कब वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, वो सब चीज़ें समझाऊं, क्यों अप्लाई नहीं होगा ये सब चीज़ें समझाऊं, और लास्ट में रूल बताऊं। ठीक है, फिर समझ लो, मैं आपको बेसिकली एक रूल पढ़ाना चाह रहा हूं जिसमें होता क्या है, एडजस्ट, अप्लाई, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, ये सारी की सारी वर्ब लिखवा देगा और कहेगा इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। पहले तो ये समझो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर इन वर्ब को ऑब्जेक्ट ना मिल रहा हो तो जनरली ये सारे के सारे ऐसे एक्शन हैं जो खुद के साथ किए जाते हैं। अगर किसी और पे ना किए जाएं तो जनरली खुद के साथ ही किए जाते हैं। इसलिए इन सबके साथ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लगा दिया जाता है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया जाता है, इसलिए रूल बना। अब समझना, यहाँ पे क्या हुआ? इंट्रोड्यूस वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर पहले से ही इसे ऑब्जेक्ट मिल जाए, किसी और का परिचय दे रहे हो, जिसका परिचय दे रहे हो लिखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा हो तो समझ जाना ये परिचय खुद का ही दिया जा रहा होगा, फिर हिमसेल्फ लगा देंगे। ठीक है, अब एक तो ये केस हो गया, जब अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट पहले से मिल जाए तब ये रूल फ्लॉप हो जाता है। इतनी कहानी क्लियर है? अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझ लेना, अगर यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा होता, अगर यहाँ हिमसेल्फ लिखा होता तो सही होता कि गलत होता? सोचो एक बार, अगर यहाँ हिमसेल्फ लिखा होता तो सही होता कि गलत होता? बोलो। फिर भी सही होता। क्यों सही होता? क्योंकि ये कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ी है। वर्ब से पहले किसकी पोजीशन होती है? एम्फेटिक की। फिर इसका मतलब हो जाता है एम्फेसिस करना। मिस्टर गुप्ता ने खुद परिचय दिया अपनी घरवाली का। मिस्टर गुप्ता ने खुद परिचय दिया अपनी घरवाली का, मतलब दोस्त वोस्त कोई धक्का कर भी नहीं रहे थे, भाभी से मिलाओ, भाभी से मिलाओ, ये जबरदस्ती खुद ही आ जाओ मेरी घरवाली से मिलाऊंगा, मतलब ज्यादा सुंदर आ गई होगी, ठीक है, हवा बनाने के चक्कर में मिस्टर गुप्ता ने खुद परिचय दिया अपनी घरवाली का। तो यहाँ पे एम्फेटिक है। एम्फेटिक तो हमेशा आ ही सकता है, दिक्कत एम्फेटिक की नहीं है। दिक्कत होती है अगर रिफ्लेक्सिव लगा देते, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पहले से पड़ा है। तो ध्यान रखना, ये भी लिख नहीं रहा हूं वरना बच्चे कुछ गलत नोट कर लेंगे और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। समझना, यहाँ पे स्टार मार्क करके अलग से आप लिख देंगे क्या बात, कि एम्फेटिक तो इन केसेस में हमेशा आ ही सकता है। इतनी कहानी क्लियर है? एम्फेटिक तो यहाँ भी आ सकता है। मिस्टर गुप्ता ने खुद इंट्रोड्यूस किया खुद को,
मिस्टर मतलब बड़े इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये ठीक नहीं समझा कि कोई और मुझे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने खुद ही इंट्रोडक्शन दिया अपना। मिस्टर गुप्ता ने खुद इंट्रोड्यूस किया। मान लो मिस्टर गुप्ता खुद चेयरमैन ही हूँ, ठीक है। अब दूसरा तो ऐसा ना, ये है हमारे चेयरमैन साहब, ऐसे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिस्टर गुप्ता ने खुद ही वीसी कह दिया जी मैं हूँ चेयरमैन, जी मैं हूँ चेयरमैन यहाँ का। तो मिस्टर गुप्ता ने खुद इंट्रोड्यूस कर दिया खुद को। तो यहाँ पे मिस्टर गुप्ता हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, एकदम सही है। आया समझ में? इन सब में एम्फेटिक प्रोनाउन तो हमेशा आ ही सकता है। इतनी कहानी क्लियर? चलो, अब इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या बताया कि बुक के अंदर रूल मिलेगा कि अप्लाई वर्ब के बाद क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। लेकिन ये तो जानो कि अप्लाई वर्ब का मीनिंग क्या हो, तब आता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अप्लाई वर्ब का जब मीनिंग हो न्यौछावर करना, कुर्बान करना, तब ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है और तब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया? लेकिन अगर आप वहीं अप्लाई वर्ब का मीनिंग हो जाए आवेदन देना, किसी चीज के लिए एप्लीकेशन भेजना, उस केस में आप किसी चीज के लिए आवेदन दे रहे होते हो, जॉब के लिए अप्लाई किया जाएगा, जॉब को अप्लाई नहीं किया जाएगा। अप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर अप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ जॉब नहीं हो सकता। रोहन अप्लाइड व्हाट? अप्लाइड अ जॉब, अप्लाइड फॉर अ जॉब। इस मीनिंग में ये वर्ब कैसी रहती है? इनट्रांजिटिव रहती है। तो इस मीनिंग में इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत यानी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो इस मीनिंग में क्या हो गई? नो एरर। लेकिन जब अप्लाई वर्ब का मीनिंग हो न्यौछावर करना, कुर्बान करना, तब ये वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती है और तब इसका ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी कहानी क्लियर? तीसरी जगह देख लो जहां पे रूल फ्लॉप हो जाता है। आ जाओ इस सेंटेंस पे। ही सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ। ठीक है, इसको ब्रेक कर देता हूं। ही सब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड वर्ब है, विद प्रेपोजिशन है, फूड इसका ऑब्जेक्ट है, डिलीशियस इसको क्वालिफाई करने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर्ड सोच के बताओ मुझे क्या है? जिसने वर्ब बोला ना, छितोगे बहुत तुम। इसका मतलब पढ़ लिख नहीं रहे तुम बिल्कुल भी। एक चीज समझो, अगर ये वर्ब हो गया, अगर ये वर्ब हो गया तो फिर इसका सब्जेक्ट किसको बनाओगे? बोलो, ये कोई इंपैरेटिव थोड़ी है कि वर्ब की बेस फॉर्म में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड हो जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी है। और अगर ये भी वर्ब है और ये आपकी सेटिस्फाइड भी वर्ब है, दो वर्ब है, तो फिर कंजंक्शन कहाँ है? ये फूड की विशेषता बताने वाला पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। पढ़ा रखा है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की तीसरी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम कर दे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। बस यहाँ पे एक ढंग का सवाल ये उठता है, सर पास्ट पार्टिसिपल तो नाउन से पहले नहीं आना चाहिए था क्या? ये नाउन के बाद क्यों आ रहा है? इसका जवाब मिलेगा आपको एडजेक्टिव चैप्टर में। ठीक है, अभी मुझे आता नहीं है, तब तक मैं अपना पढ़ा लूंगा, दो चार किताबें पढ़ूंगा, तब तुम्हें जवाब दे दूंगा। ठीक भाई? ऐसा भी सोच रहे होंगे कई वाला है ना, इसका जवाब मिलेगा एडजेक्टिव चैप्टर में कि आखिर ये बाद में क्यों आया। अभी इतना तो समझ गए ना यार? कौन सा फूड, कौन सा फूड जो उसकी घरवाली ने बनाया था, कौन सा फूड जो उसकी घरवाली ने बनाया था, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस फूड की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा? तो है तो एडजेक्टिव। और वर्ब की तीसरी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम कर दे उसको क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। बाय क्या हो गया? प्रीपोजिशन। वाइफ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हिज क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर से समझ लो, ही सब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है, विद व्हाट? विद फूड। फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा फूड? डिलीशियस फूड। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। कौन सा फूड? जो उसकी घरवाली ने बनाया। प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ, ये प्रिपेयर्ड हो गया एडजेक्टिव फूड के लिए। वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर दे तो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब बुक के अंदर रूल क्या मिलेगा कि सेटिस्फाई वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। सेटिस्फाई वर्ब के बाद क्या आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। क्यों क्यों आते हैं सेटिस्फाई वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव होती है, बात खत्म। कैसी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, अब चलो एक बार इसको भी देख लो, फिर समझाऊंगा कि यहां आ रहा है और यहां नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, इसको बताओ कैसे तोड़ेंगे? आगे तो आसानी है, देखो विद प्रेपोजिशन है, क्वालिटी इसका ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन है, फूड इसका ऑब्जेक्ट है। ये सर्व्ड यहाँ पर फिर से एडजेक्टिव बना, पास्ट पार्टिसिपल बना, और ये फिर ये बाद में आया। इसका जवाब आपको एडजेक्टिव चैप्टर में मिलेगा कि कब एडजेक्टिव नाउन के बाद आते हैं। ही वॉज सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ फूड सर्व टू हिम, वो संतुष्ट था किससे? उस क्वालिटी ऑफ फूड से, खाने की उस क्वालिटी से जो उसे दिया गया था, जो उसे सर्व किया गया था। ठीक है, अब ही वॉज सेटिस्फाइड, यहाँ हिमसेल्फ नहीं आएगा। ही वॉज सेटिस्फाइड हिमसेल्फ यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आएगा ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। अब मुझे बताओ ऐसा आखिर क्यों? सोचो जरा, कॉन्सेप्ट है ये बहुत बढ़िया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको लिखूंगा कहाँ। चलो करेंगे कोई सिस्टम सेट। इस पे आओ, ही सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ, और ही वाज सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ फूड सर्व टू हिम। ठीक है, अब मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूँ
इसको कैसे तोड़ें, ऐसे तोड़ें क्या, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। अगर इसको ऐसे तोड़ा, ये हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, तो ये किस में चला जाएगा, पैसिव में चला जाएगा, हाँ कि ना, किस में चला जाएगा, पैसिव में चला जाएगा। वैसे अगर इसको ऐसा तोड़ दो आंसर तो फिर भी जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा टूटेगा नहीं। देखो आंसर कैसे जस्टिफाई हो जाएगा, ये वर्ब पैसिव में हो गई, और आपको क्या सिखाया था, पैसिव में जाके वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाती। क्यों जाती पैसिव में जाके वर्ब इंट्रांजिटिव, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था वो तो सब्जेक्ट बन चुका है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन चुका है, और एक्टिव का सब्जेक्ट बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो अब और ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, और तो आएगा ही नहीं। तो पैसिव में जाके वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाती है, पैसिव में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर आप इसे पैसिव मान भी लो, अगर आप इसे पैसिव मान भी लो, आंसर तो आपका फिर भी आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, पैसिव में वर्ब का ऑब्जेक्ट आता नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा नहीं। समझ में आया। लेकिन इसको पैसिव मानने में एक दिक्कत है। अगर इसको पैसिव माना तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, उसे संतुष्ट कर दिया गया था, उसे संतुष्ट कर दिया गया था। लेकिन मुझे मीनिंग क्या चाहिए, वह संतुष्ट था, वह संतुष्ट था खाने की उस क्वालिटी से जो उसे दिया गया था। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। बेसिकली कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको पैसिव में नहीं यूज करते हम, लिखवाई हुई थी मैंने आपको। आई एम मैरिड, इसका मीनिंग क्या है, मेरी शादी करवा दी गई कि मैं शादीशुदा हूं, मैं शादीशुदा हूं। आई एम अनमैरिड, मेरी शादी नहीं करवा दी जाती है कि मैं कुंवारा हूं, मैं कुंवारा हूं। आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम टायर्ड, आई एम अनॉयड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम वेक्स्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। पहले लिखवा चुका हूं आपको मैं कि कुछ कई बार ऐसे होता है बी की फॉर्म प्लस V3 आता है, लेकिन फिर भी वो पैसिव नहीं होता। कैसे जानते हो, मीनिंग से। इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ मुझे क्या है, उसे संतुष्ट कर दिया गया था खाने की क्वालिटी से जो उसे दी गई थी, कि उस वह संतुष्ट था उस खाने की क्वालिटी से जो उसे दी गई थी। ये सेटिस्फाई वर्ब को पैसिव में यूज हम नहीं करते जनरली। क्या मानते हैं इसको, हम इसको रखेंगे ये लिंकिंग वर्ब और ये एडजेक्टिव। वह संतुष्ट था, ना कि उसे संतुष्ट कर दिया गया था। तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये बनेगा मेन वर्ब और ये बनेगा एडजेक्टिव। देखो अगर पैसिव भी मान लेते जवाब तो फिर भी डिफाइन हो रहा है, लेकिन हमें आगे चल के कभी दिक्कत कर सकता है वो कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कैसे पता चला कि मेन वर्ब और एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। वह संतुष्ट था, ना कि उसे संतुष्ट कर दिया गया था। ऐसे बोले कैसे बोले, वह संतुष्ट था खाने की क्वालिटी से, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। लिंकिंग वर्ब प्लस में एडजेक्टिव। अब एक बात बताओ, लिंकिंग वर्ब का कभी ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, वो ये एडजेक्टिव काम कर ही देगा, हाँ कि ना। लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो लिंकिंग वर्ब के बाद कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। क्लियर होगी इतनी बात। चलो जी फिर से देख लो, मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एक रूल मिलेगा आपको बुक के अंदर कि ये वर्ब हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि सारी वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं, इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ना ऑब्जेक्ट मिल रहा हो तो इनको ऑब्जेक्ट दे दिया करते हैं। ये सारे एक्शन जनरली ऐसे होते हैं जो खुद के साथ ही किए जाते हैं, ठीक है। अब एक तो ये हो गया अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तब ये रूल फ्लॉप हो जाता है। एक ये हो गया कि मीनिंग चेक कर लेना, जो वर्ब आप रट रहे हो, जो वर्ब आप मीनिंग याद कर रहे हो कि ये इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, उसमें मीनिंग भी देख लेना। न्यौछावर करना जब अप्लाई का मीनिंग हो जब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन अगर इसका मतलब आवेदन देना जब नहीं आता है। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कई बार जिसे हम वर्ब समझ लेते हैं ना, वो वर्ब होती नहीं है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। कई बार जिसे हम वर्ब समझ कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की सोच रहे होते हैं, वर्ब होता ही नहीं है, वो तो एडजेक्टिव हो जाता है। एडजेक्टिव के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा क्या कभी, समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये एडजेक्टिव है लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब ऑब्जेक्ट रखेगी, नहीं रखेगी तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। समझ में आया। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में बिल्कुल मीनिंग का डिफरेंस है, समझना। सेटिस्फाई जब वर्ब होती है, सेटिस्फाई जब वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है संतुष्ट करना। सेटिस्फाई जब वर्ब होती है एक्टिव में है ना भाई, डूअर है, ही उसका डूअर है, संतुष्ट करना। और जब सेटिस्फाई एक एडजेक्टिव होता है जब इसका मतलब होता है संतुष्ट होना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है बेसिकली समझना, उसने संतुष्ट कर दिया, उसने संतुष्ट कर दिया डिलीशियस खाने से, उस स्वादिष्ट खाने से जो उसकी घरवाली ने बनाया था। किसको कर दिया, किसको किया भाई। अगर कुछ ऑब्जेक्ट दे रखा होता तो बहुत अच्छी बात हो जाती। उसने अपने बच्चों को सेटिस्फाई कर दिया, ही सेटिस्फाइड हिज चिल्ड्रन। उसने अपने दोस्तों को सेटिस्फाई कर दिया। होता ना नई नई शादी होती है तो फिर वो होता है यार भाभी के हाथ के परांठे तो खिला दे यार कभी। एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, तीन बार कह दिया, फिर वो बनवा के ही ले आया। एक दिन 50 परांठे बनवा के ले आया वो, ठीक है। उसने संतुष्ट कर दिया अपने दोस्तों को उस डिलीशियस खाने से जो उसकी घरवाली ने बनाया था। ही सेटिस्फाइड हिज फ्रेंड्स, ही सेटिस्फाइड हिज फ्रेंड्स, ऐसा लिख दो।
अगर इस वर्ब को पहले से ऑब्जेक्ट मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात थी, अगर नहीं मिल रहा तो फिर मान के चलना फिर तो खुद ही खा रहा है, खुद ही वजन बढ़ा रहा है। ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? सेटिस्फाई जब वर्ब होती है, जब इसका मतलब होता है संतुष्ट करना। सेटिस्फाई जब एडजेक्टिव होता है, जब इसका मतलब होता है संतुष्ट होना। सेंटेंस को देखो और फिर जान जाओगे अपने आप। यहाँ पे तो ये वर्ब होगा, एडजेक्टिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। जब ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है संतुष्ट करना, तब ये ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं है तो हिमसेल्फ लगाइए। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हो तो समझ जाना कि एडजेक्टिव है, पैसे वैसे मत कर देना इसको। वह संतुष्ट था उस खाने की क्वालिटी से जो उसे सर्व किया गया था। समझ में आई इतनी बात? वह संतुष्ट था उस खाने की क्वालिटी से जो उसे सर्व किया गया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मेन वर्ब बनेगा और ये एडजेक्टिव बनेगा। इसका मीनिंग ये नहीं है उसे संतुष्ट कर दिया गया था, इसका मीनिंग है वह संतुष्ट था। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनको हम पैसिव में यूज नहीं करते। आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, आई एम टायर्ड, आई एम अनॉयड, ऐसे। इतनी कहानी क्लियर है? समझना। फिर से बता देता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे और बताई थी कि प्रिपेयर्ड और सर्व्ड दोनों इस फूड के लिए एडजेक्टिव हैं। कौन सा फूड? जो उसकी वाइफ ने बनाया था। कौन सा फूड? जो उसे सर्व किया गया था। ये दोनों एडजेक्टिव हैं, पास्ट पार्टिसिपल हैं। ये बाद में क्यों आए, इसका जवाब मिलेगा एडजेक्टिव चैप्टर में। इतनी कहानी क्लियर है? अरे बोलो। यहाँ पे अब आप लिख लेना, ठीक है? मैं अभी सेंटेंस मिटा के कहीं लिखना नहीं चाह रहा। अब ये आपका काम है, पॉज करने के साथ साथ लिख देना। जैसे यहाँ लिखा है ना ये अप्लाई वाला, यहाँ पे साइड पे लिख देना सेटिस्फाई के ब्रैकेट में लिखना वर्ब, सेटिस्फाई के ब्रैकेट में लिखना वर्ब और साइड पे लिखना संतुष्ट करना। सेटिस्फाई जब वर्ब होती है इसका मतलब संतुष्ट करना। फिर लिखना सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के ब्रैकेट में लिख देना एडजेक्टिव और फिर लिखना संतुष्ट होना। समझ में आया? सेटिस्फाई जब वर्ब होती है इसका मतलब है संतुष्ट करना, तब ये ट्रांजिटिव ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए। और सेटिस्फाई जब एडजेक्टिव होता है इसका मतलब है संतुष्ट होना, तब इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट थोड़ी होंगे, ये तो लिंकिंग वर्ब आ गई, लिंकिंग वर्ब का तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। फिर से समझ लो, ये सारी बात तो लिखनी है, इसके अलावा क्या लिखना है? सेटिस्फाई जब वर्ब हो तो इसका मतलब संतुष्ट करना, तब ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा अगर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अगर यहाँ पे लिखा होता ही सेटिस्फाइड हिज फ्रेंड्स, सही था, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए। ही सेटिस्फाइड हिज चिल्ड्रन, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए। अगर नहीं दे रखा कोई ऑब्जेक्ट तब लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब आए उसके बाद सेटिस्फाइड लिख रखा हो तब इसका मीनिंग हो जाता है संतुष्ट होना। उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। सेटिस्फाई जब वर्ब है संतुष्ट करना, सेटिस्फाइड जब एक एडजेक्टिव है, जब इसका मतलब था संतुष्ट होना। ठीक है? अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करा दूंगा जो जनरली एग्जाम में आते हैं, और साफ साफ इसका रूल भी लिखवा दूंगा। इसको आप नोट कर लो, मैं मिलता हूँ उन और सारे सेंटेंसेस और उस रूल के साथ। अब इसको नोट कर लो भाई अच्छे से, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर रिवाइंड करके देख लो। कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़बरदस्त, खास करके ये सेंटेंसेस, ठीक है? इसको नोट कर लो अब अच्छे से। आ जाओ भाई, अब अपने उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और एरर्स को देख लेते हैं, ठीक है? ये नीचे अपना रूल लिखा हुआ है, इससे पहले अपन इन एरर्स को देख लेते हैं, ठीक है? आ जाओ। ऑल क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। पीपल सब्जेक्ट हो गया। प्रोस्ट्रेट क्या हो गया? वर्ब हो गया। प्रोस्ट्रेट वर्ब का बेसिकली मतलब होता है झुकाना। प्रोस्ट्रेट वर्ब का मतलब क्या होता है? झुकाना। बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन है। बिफोर हुम किसके आगे? किंग। किंग क्या है? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये अनॉइंटेड क्या हो गया? इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये न्यूली क्या हो गया? इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया। वैसे तो ये काम मुझे तुमसे कराना चाहिए था, लेकिन मैं आज भूल गया, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम ये 1, 2 और ये 3 कर दो, ठीक? कुछ तो करो इसमें, तो चलो बच गए तुम। बढ़िया कॉन्सेप्ट तो खैर यही था, कोई बात नहीं। एक बार ये 3 करो फिर डिस्कस करता हूँ। पॉज करो यहीं की यहीं। आ जाओ, फिर से समझ लो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। सब लोगों ने झुकाया, सब लोगों ने झुकाया नए चुने गए किंग के आगे। अनॉइंट का बेसिकली मतलब होता है राज्य अभिषेक करना। अनॉइंट वर्ब का वैसे तो मीनिंग होता है पवित्र लिक्विड कोई होता है ना, वो जिसको बोलते हैं ना तिलिस्मी लिक्विड टाइप का। वो करते नहीं थे यार ऋषि मुनि, उससे छींटे से मार देते थे, इस टाइप का। होली लिक्विड जिसको बोलते हैं ना, होली वाटर, उस टाइप का कोई लिक्विड लेके किसी से माथे पे लगा देना, ये होता है अनॉइंट का मतलब। पुराने जमाने में इसका बेसिकली मतलब हुआ करता था राज्य अभिषेक करना, ठीक? तो किंग सब्जेक्ट है, अनॉइंटेड किंग, राज्य अभिषेक किया गया किंग, तो बेसिकली एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। कब हुआ? न्यूली अनॉइंटेड किंग। न्यूली ने क्वालिफाई किया अनॉइंटेड को, अनॉइंटेड ने क्वालिफाई किया किंग को। जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव क्वालिफाई करे एडवर्ब।
और ये किंग क्या बन गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब सब लोगों ने झुकाया, सब लोगों ने झुकाया नए चुने गए राजा के सामने। किसको झुकाया, नहीं दे रखा ना, तो ये प्रोस्टेट वर्ब कैसी वर्ब है, प्रोस्टेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, नहीं दे रखा तो ये बात ऑब्वियस है किसको झुकाया होगा भाई, खुद को ही झुकाया होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे हम लिख देंगे देमसेल्व्स। कहानी क्लियर है इतनी। नेक्स्ट, वन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, अवेल क्या है, मेन वर्ब है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑल क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। अगर याद आ रहा हो तो ये सेंटेंस पहले आपकी कॉपी में आ चुका है। लाइफ क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, वन क्या है, इस पर पोजीशन बना रहा है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर। चलो, अब मैं कहना बेसिकली क्या चाह रहा हूं, वन शुड अवेल। अवेल वर्ब का मीनिंग क्या होता था भाई, अवेल वर्ब का मीनिंग होता था लाभान्वित करवाना, किसी चीज का फायदा उठवाना। वन शुड अवेल, हर किसी को फायदा उठवाना चाहिए, किस चीज का, उन अवसरों का जो जिंदगी में आते हैं, उन अवसरों का जो जिंदगी में आते हैं, हर किसी को फायदा उठवाना चाहिए, जो हर किसी को फायदा उठवाना चाहिए उन अवसरों का जो जिंदगी में आते हैं। ठीक है, अब फायदा उठवाने वाला तो वन है, कौन उठाएगा फायदा, फायदा उठवाने वाला भी वन और जो फायदा उठाएगा वो भी वन। हर किसी को फायदा उठवाना चाहिए, ठीक, किसके द्वारा उठवाना चाहिए, खुद के द्वारा, मतलब कहने वाला हर किसी को फायदा उठाना चाहिए, ये मीनिंग कहना चाह रहे हो, अरे हाँ के ना। लेकिन अवेल वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है। अवेल वर्ब का मतलब होता है लाभान्वित करवाना, ना कि करना, बेसिकली करवाना ट्रांजिटिव वर्ब होती है, समझ में आया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अवेल वर्ब का एक फिक्स स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ये अवेल वर्ब आएगी, फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, फिर ऑफ आएगा, और फिर जो चीज का फायदा उठाना है आपने वो आएगा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अवेल वर्ब का मीनिंग होता है लाभान्वित करवाना, ना कि लाभान्वित होना। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं, बेसिकली इसीलिए इसके साथ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, लाभान्वित करवाना, किसको कराया, खुद को। समझ में आया। वन शुड अवेल, करने वाला वन और होने वाला भी वन, तो फिर आप यहां पे क्या लगा दोगे, वन शुड अवेल, वन शुड अवेल वन सेल्फ, वन शुड अवेल वन सेल्फ, हर किसी को खुद को लाभान्वित करवाना चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज जो किसी की जिंदगी में होती हैं। वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन वंस लाइफ, जो किसी की जिंदगी में होती हैं। इतनी कहानी क्लियर है। चलो जी, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। वी सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब है, वी एंजॉयड हाउ मच, कितना एंजॉय किया, अलॉट। वी एंजॉयड कितना, अलॉट, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये क्या बना देता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। याद रह जाएगी इतनी बात, अलॉट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई ट्रस्ट यू अलॉट, आई लव यू अलॉट, वी एंजॉयड अलॉट, ये अलॉट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, वर्ब की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, हम एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं, वी ट्रस्ट ईच अदर अलॉट, आई लव हर अलॉट, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। ठीक है एड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, पार्टी क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। शेर सुनोगे क्या, एक ध्यान में आ गया, देखो अब तो शेर सुन लो आज तुम इसी मौके पे। ठीक है, पिछली बार वो कौन सा सुनाया था, सारी रात बरसात होती वाला, आज तुम एक और शेर सुन लो, तुम शेर सुन लो वो वाला। ठीक है, वाह वाह नहीं करनी, बस शेर की फील लेनी है। ठीक, चलो आओ। पहले ना मैं पैरामाउंट पढ़ाने जब जॉब किया करता था तो मैं पैरामाउंट पढ़ाने जाया करता था बेसिकली सैटरडे और संडे को। ठीक है, लेकिन शनिवार और मुझे एतवार कहना था तो वो फिट नहीं बैठ रहा था शेर में, इसलिए मैंने शुक्रवार और शनिवार कर लिया, वो राइम नहीं कर रहा था, सही नहीं लग रहा था वो। तो शेर सुनना, जो हम पे हर शुक्र शनि गुजरता है, जो हम पे हर शुक्र शनि गुजरता है वो कहर हो तुम, जो हम पे हर शुक्र शनि गुजरता है वो कहर हो तुम, और खुदा कसम जिस दिन सूट में आ जाती हो, खुदा कसम जिस दिन सूट में आ जाती हो, जिसे खाने की जरूरत ना पड़े देखने भर से मर जाऊं ऐसा जहर हो तुम। चलो, सामने होते तो देखो बेंच पीट पीट के बच्चे ना बेंच तोड़ देते हैं शेर पे। ठीक, तो चलो बढ़िया लगा तो अच्छी बात है, नहीं बढ़िया लगा तो अच्छी बात है। फिर हाँ, वही वाला वो कंडीशन क्लॉज याद है ना, इस शेर का किसी जीवित और मृत कन्या से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, यदि कोई समानता पाई जाती तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। यह शेर अमन सर पिछले 5 सालों से हर बैच में पीट रहे हैं। ठीक है, आ जाओ।
वी एंजॉयड अ लॉट एट द पार्टी। अब ये ऑर्गेनाइज्ड वर्ब होगा क्या? वी एंजॉयड अ लॉट एट द पार्टी, ये ऑर्गेनाइज्ड वर्ब हो सकता है क्या? अगर एंजॉयड वर्ब है, ये वर्ब है, तो कंजंक्शन कहाँ है? समझ में आया? इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो समझ जाना ये पार्टी के लिए एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सी पार्टी? जो तुमने ऑर्गेनाइज करी थी। कौन सी पार्टी? जो तुमने ऑर्गेनाइज करी थी। पार्टी की विशेषता बता रहा है। वी एंजॉयड अ लॉट, हमने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय किया, ठीक है। वी एंजॉयड अ लॉट किसमें? उस पार्टी में जो तुमने ऑर्गेनाइज करी थी। अब एंजॉय वर्ब कैसी होती है? एंजॉय वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। इसको मीनिंग से नहीं कर पाओगे, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। एंजॉय वर्ब कैसी होती है? एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर आप ऐसा लिखो, वी एंजॉयड द मूवी, वी एंजॉयड द प्ले, वी एंजॉयड द केक, आपने किस चीज़ को एंजॉय किया? आपने केक को एंजॉय किया, आपने मूवी को एंजॉय किया, आपने प्ले को एंजॉय किया, आपने उस एक्टिविटी को एंजॉय किया। वी एंजॉयड द एक्टिविटी, ठीक है। वी एंजॉयड द सॉन्ग, हमने गाने को एंजॉय किया। अगर ऑब्जेक्ट दे दो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑब्जेक्ट ना दो एंजॉय वर्ब को तो गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? बेसिकली फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। फिर बता रहा हूँ, इसको हिंदी विंदी मीनिंग से मत करना, बस याद रख लेना कि एंजॉय वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर दे रखा तो बहुत अच्छी बात है, वी एंजॉयड द मूवी, वी एंजॉयड द प्ले, वी एंजॉयड द सॉन्ग, वी एंजॉयड द एक्टिविटी, कुछ भी दे रखा बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रखा तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। इतनी कहानी क्लियर है? नेक्स्ट, ही रिजाइन टू हिज फेट एंड कमिटेड सुसाइड। ही रिजाइन टू हिज फेट एंड कमिटेड सुसाइड। ही सब्जेक्ट हो गया, रिजाइंड वर्ब हो गया, टू प्रेपोजिशन है, ये फेट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ही रिजाइंड टू हिज फेट, ही सब्जेक्ट है, रिजाइंड वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, फेट इसका ऑब्जेक्ट है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एंड क्या है? कंजंक्शन है। कमिटेड क्या है? वर्ब है। रिजाइंड भी वर्ब है, कमिटेड भी वर्ब है, एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, इसलिए दोबारा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं। कर चुके हैं ना अपन ये बातें? अगर दो वर्ब एंड कंजंक्शन से जुड़ी हों और दोनों का सब्जेक्ट एक ही हो तो दो दो बार नहीं लिखते। ही इसका सब्जेक्ट है। कमिटेड व्हाट? सुसाइड। सुसाइड क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझना, रिजाइन का मतलब क्या होता है? रिजाइन का मतलब तो त्याग पत्र देना होता है। रिजाइन का मतलब क्या होता है? त्याग पत्र देना, हाँ कि ना? अब समझना, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही रिजाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज जॉब ऐसा लिखूं क्या? नहीं मेरे भाई, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब एकदम सही है। इसीलिए कह रहा हूँ, रूल रट्टे बिठाने से कुछ नहीं होने वाला। बच्चा रट लेगा, रिजाइन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, वो सेंटेंस देखेगा, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, वो पेपर उठा के ले आएगा, सर आपने तो पढ़ाया था रिजाइन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लॉजिक नहीं आ रहा। इसलिए बता रहा हूँ, तीन लॉजिक्स हैं जिसपे रूल फ्लॉप होगा। पहला लॉजिक क्या है? अगर वर्ब को पहले से ऑब्जेक्ट मिल चुका हो, अगर यहाँ पे लिखा होता वी एंजॉयड द पार्टी अलॉट, एकदम सही हो जाता ये। वी एंजॉयड द मूवी अलॉट, सही हो जाता। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि बेसिकली जैसे इसके अंदर हुआ, आपने जिस वर्ब के मीनिंग में इसको याद कर रखा है, वर्ब का मीनिंग कुछ और होता है जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। जैसे अप्लाई में हमने देखा, अप्लाई वर्ब का मीनिंग जब आवेदन भेजना हो तब तो ये इंट्रांजिटिव होती है, लेकिन अप्लाई वर्ब का जब मीनिंग हो न्यौछावर करना, कुर्बान करना, तब ये ट्रांजिटिव होती है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ रिजाइन के लिए। रिजाइन पता कब लगती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जब रिजाइन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ के आगे घुटने टेक देना, किसी चीज़ के आगे हार मान लेना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। मतलब उसने खुद को क्विट कर दिया, उसने खुद को समर्पित कर दिया इस चीज़ के आगे, ये मतलब होता है जब रिजाइन वर्ब का, तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इस सेंटेंस का मीनिंग पता क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग है उसने खुद को समर्पित कर दिया, बेसिकली उसने घुटने टेक दिए, उसने खुद को सरेंडर कर दिया। सरेंडर सबसे बढ़िया वर्ड है। उसने खुद को सरेंडर कर दिया अपनी किस्मत के आगे। मान लो ये बंदा था, बड़ा मेहनती था वैसे तो, लेकिन बार बार ये जब भी कुछ ट्राई करता है इसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता। एक बार लोन लिया फिर बिजनेस फ्लॉप हो गया, फिर लोन लिया फिर बिजनेस फ्लॉप हो गया। अभी अपनी किस्मत से तंग आ गया, ठीक है, अब लोन तो वापस दे नहीं सकता था तो इसने सुसाइड कर लिया। ये क्या कहना चाह रहा है? उसने सरेंडर कर दिया खुद को अपनी किस्मत के आगे और सुसाइड कर लिया। उसने सरेंडर कर दिया खुद को अपनी किस्मत के आगे और सुसाइड कर लिया। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी आ जाओ अब। ठीक, तो बेसिकली ये क्या हो गया, यहाँ पे इस रिजाइन वर्ब का मतलब है समर्पित कर देना, खुद को सरेंडर कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ही रिजाइंड हिमसेल्फ, उसने खुद को समर्पित कर दिया। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, रूल रट्टे बिठाने से कुछ नहीं होगा। तीन जगह रूल फ्लॉप होता है, उनको ध्यान में रखेंगे। अगर कहीं वर्ब को पहले ऑब्जेक्ट मिल जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक, अगली बात क्या हो सकती है? अगली बात ये हो सकती है
कि अगर एक वर्ब का मीनिंग चेंज हो तब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है कि उस केस में ना आ रहा हो। आपने कुछ और मीनिंग याद कर रखा है, उस वर्ब का मीनिंग कुछ और है वहां पर। समझ में आया? तीसरा लॉजिक, आप जिसे वर्ब माने बैठे हो वर्ब है ही नहीं, जैसे सेटिस्फाइड था। अब ऐसी मान लो मैं सेंटेंस कह दूं, ये प्रेजेंट वर्ब लिख रखी है इसके अंदर, ऐसी सेंटेंस कह दूं ही इज प्रेजेंट टुडे, ही इज प्रेजेंट टुडे, वॉज प्रेजेंट है, आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट एडजेक्टिव है, ही सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, प्रेजेंट एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव होगा तब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखेगा क्या? नहीं आएगा। तो समझना, अगर इसमें ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द चेयरमैन, उसने खुद को प्रस्तुत किया एक चेयरमैन की तरह, अब सही हो सकता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली क्या है, आपको वर्ब रटने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एडजेक्टिव है, कहीं ऐसा तो नहीं से पहले से ऑब्जेक्ट मिल गया, कहीं ऐसा तो नहीं इसका मीनिंग ही और है। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इतनी कहानी क्लियर है? तो फिर से देख लो, ये सारे के सारे सेंटेंसेस थे जिसके अंदर हमने देखा कि ये ऐसी वर्ब है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव है, इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट दे रखा है, बहुत अच्छी बात, ये भी सुखी हम भी सुखी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो जनरली एक्शन खुद के साथ ही किए जाते हैं, इसलिए इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। अब ये वर्ब हैं जिनके साथ आपको ये रूल याद करना है। कौन कौन सी वर्ब है? एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एडजस्ट, अडाप्ट, एक्विट, अप्लाई, एक्सर्ट, हर्ट, प्रोस्टेट, सबमिट, रिजाइन, रिकंसाइल, इंट्रोड्यूस, अवेल, एंजॉय, सेटिस्फाई, प्राइड। अब एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं जिससे सारी वर्ब याद हो जाएंगी। ठीक है, आ जाओ। उससे थोड़ा सा जिसका आपको मीनिंग नहीं पता वो भी याद हो जाएगा। एब्सेंट होता क्या, मान लो आप चले गए मुखर्जी नगर। ठीक है, आप मुखर्जी नगर चले गए, आपने मुखर्जी नगर के अंदर क्या करा, बैच ज्वाइन कर लिया अपना। ठीक है, कोचिंग मतलब एसएससी या बैंक की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करने चले गए और आपने बैच ज्वाइन कर लिया। शुरू शुरू में अपन उधर जाते हैं, कुछ तो पीजी वीजी ढूंढने के चक्कर में या बैच वैच की छुट्टी लग जाती है ना, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले ज़िंदगी में नहीं देखी, दिल्ली में ही देखने को मिलती हैं। उस चक्कर में हम कई बार नए नए जाते हैं, शौक में छुट्टी मार लेते हैं। तो कुछ दिन ये इसका ऐसे ही चलता रहा, एब्सेंट प्रेजेंट, ये ऐसे ही चलता रहा। ठीक, ये बच्चा जो था कुछ दिन एब्सेंट रहा, कुछ दिन प्रेजेंट रहा, इसका ऐसे ही सिस्टम चलता रहा। ठीक, अब आ जाओ ये, फिर भाई अल्टीमेटली तो एडजस्ट करना ही था ना, कभी ना कितने दिन छुट्टी मारेगा, अल्टीमेटली तो एडजस्ट करना था। फिर इसने कोशिश की खुद को एडजस्ट करने की, खुद को अडाप्ट करने की। एडजस्ट और अडाप्ट दोनों का मीनिंग क्या है? ढालना। अब देखो एक्विट, आपने मान लो वर्ब रट ली एक्विट, एक्विट का मीनिंग तो दोष मुक्त करार देना भी होता है। जज किसी को एक्विट कर दे, जज किसी को एक्विट कर दे तो इसका मतलब होता है उसको निर्दोष कह देना, उसको दोष मुक्त कह देना। लेकिन यहाँ एक्विट का मतलब है खुद को आसपास के वातावरण के अनुसार, आसपास की सिचुएशन के अनुसार ढाल लेना। तो एक्विट वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आता है? जब इसके साथ रिफ्लेक्सिव मतलब जब इसका मीनिंग हो ढाल लेना। ठीक है, सिचुएशन के अनुसार वैसे ही बढ़िया रिएक्ट करना। एक वो मूवी याद है मुझे, जिस देश में गंगा रहता है, उसकी फिल्म थी, क्या नाम है, गोविंदा की। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसके बच्चे को मतलब करोड़पति आदमी होता है, उसके बच्चे पे शाप होता है कि बच्चा मर जाएगा अगर इसको आप 20 साल किसी भेड़ों वाली जगह पे भेजो। पंडित ने बोल दिया, उन्होंने भेज दिया। अब वो सारी ज़िंदगी बेचारा वहाँ रहा भेड़ों के बीच में, फिर एकदम से उसके माँ बाप आ जाते हैं, अब तो 20 साल से बड़ा हो गया, आ जा। उसको घर ले आते हैं, बिल्कुल देहाती, पार्टी वार्टी, मतलब बटर खाना नहीं आता, वो चक्कू से ऐसे बटर लगा रहे हैं, वो हाथ उठाता है, ऐसे लगा लेता है, ऐसे मतलब वो खुद को ढाल नहीं पा रहा था उस सिचुएशन में, खुद को सिचुएशन में ढाल नहीं पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू एक्विट हिमसेल्फ, he was not able to acquit himself in that environment। समझ में आया? ढालना, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना। तो ये जो लड़का था शुरू में काफ़ी एब्सेंट रहा, प्रेजेंट रहा, लेकिन अल्टीमेटली तो एडजस्ट करना ही था, अल्टीमेटली तो अडाप्ट करना ही था, अल्टीमेटली तो एक्विट करना ही था। तो एडजस्ट, अडाप्ट और एक्विट करने के लिए, एडजस्ट, अडाप्ट और एक्विट करने के लिए, मतलब खुद को ढालने के लिए इसने बहुत अलग अलग तरीके लगाए, मतलब खुद को न्यौछावर कर दिया। अप्लाई वर्ब का मीनिंग मुझे कौन सा चाहिए? न्यौछावर करना, कुर्बान करना। ठीक है, आवेदन देना नहीं। तो इसने एडजस्ट, अप्लाई, इक्विट करने के लिए क्या किया? खुद को न्यौछावर कर दिया, बिल्कुल जान झोंक दी। ठीक है, अब एग्जर्ट करना का मतलब भी होता है अपनी परम सीमा, मतलब अपनी जो परम शक्ति है, अपनी जो जिसको बोलते हैं ना चरम सीमा, चरम सीमा तक मेहनत करना, किसी चीज़ के लिए काम करना। ठीक, चरम सीमा तक काम करना। मैं बताऊँ एक एग्जाम्पल, जब अगले दिन आपकी फाइल चेक होनी होती थी, एक्सटर्नल वाइवा होता था, फाइल चेक होनी थी, फाइल आपकी पूरी नहीं होती तो सारी रात बैठ कर जो फाइल करते हैं ना, वो अंगूठा भी अंदर से ऐसे धस जाता है, उसको बोलते हैं झोंक देना,
खुद की चरम सीमा तक काम करना, वो होता है एग्जर्ट। ठीक है, एग्जर्ट का बेसिकली मीनिंग क्या है? खुद को झोंक देना, बिल्कुल किसी काम के लिए लगा देना। दे एग्जर्टेड देमसेल्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। उन्होंने खुद को झोंक दिया, उन्होंने खुद को एग्जर्ट कर दिया प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए। तो एग्जर्ट वर्ब का मीनिंग क्या होता है? झोंक देना, कुर्बान कर देना, खुद को अपनी पूरी क्षमता से किसी कार्य पर लगा देना। ठीक है, तो शुरू में एब्सेंट रहा, प्रेजेंट रहा, फिर इसने एडजस्ट, अडाप्ट, एक्विट करने की काफ़ी कोशिश करी। इसने मान लो अमन सर का बैच ज्वाइन कर लिया था, अब अमन सर इसको पढ़ा रहे हैं, जिरंड के ऑब्जेक्ट ये वो, शुरू की क्लासें वैसे ही इसने मिस कर रखी हैं, कुछ ये घर जाके पढ़ता नहीं था पहले। इसने एडजस्ट, अप्लाई, एक्विट करने की कोशिश करी, लेकिन जब तक इसने अपने आप को झोंका, कुर्बान किया, तब तक बैच बहुत आगे जा चुका था। ठीक है, तब तक वो सारा बेसिक हो चुका था, अब इसको कुछ समझ में आया नहीं। ठीक, क्योंकि शुरू में एब्सेंट प्रेजेंट बहुत रहा, इसने बेसिक तो पढ़ा ही नहीं, इसको यही नहीं पता जिरंड और पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन का पेयर है कि जिरंड प्लस में जिरंड के ऑब्जेक्ट का पेयर है, तो ये बात जानता ही नहीं। तो एब्सेंट प्रेजेंट रहा, एडजस्ट, अप्लाई, एक्विट, अडॉप्ट करने की इसने कोशिश करी, जब इसने खुद को अप्लाई किया, एग्जर्ट किया, तब तक देर हो चुकी थी। अब अमन सर कुछ ही पूछते हैं, बेचारा बता ही नहीं पाता। अमन सर कर देते हैं बहुत भुंडी बेइज्जती। ठीक है, बहुत बुरा सुना देते हैं, अरे यहाँ पैसे खराब करने आया क्या बात, माँ बाप का हराम का पैसा है, जुआरी हैं क्या तेरे घर वाले जो यहाँ पे इतना पैसा लुटा रहे हो बगैर मतलब का, पढ़ते लिखते हो नहीं हो, ऐसे कह देते हैं अमन सर तो। और मैं कह भी देता हूँ अपने बैचों में, बहुत गंदी बेइज्जती कर देता हूँ, ऑफलाइन बैच में तो एक बच्चे को रगड़ देता हूँ मैं। तो वो बड़ा हर्ट हो गया। अमन सर की उन सब बातों ने उसके स्वाभिमान को झुका दिया। प्रोस्ट्रेट करना, झुकाना, उसके स्वाभिमान को झुका दिया। अब उसने क्या करा, उसने हार मान ली, उसने खुद को बात समझा ली कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उसने सरेंडर कर दिया, उसने क्विट कर दिया, उसने हार मान ली, उसने सबमिट कर दिया, उसने रिजाइन कर दिया, उसने रिकंसाइल कर दिया। सबमिट, रिजाइन, रिकंसाइल, रिकंसाइल का मतलब सुलह करना भी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रूल रटने से कुछ नहीं होगा। समझो इन वर्ब के मीनिंग। सबमिट करने का मतलब तो जमा करना भी होता है, वो मीनिंग नहीं। सबमिट, रिजाइन, रिकंसाइल का जब मीनिंग निकल रहा हो सरेंडर कर देना, खुद को किसी चीज के आगे झुका देना, अपना मनोबल तोड़ लेना, जब इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, लिखना ही हिंदी को, जब इनका मीनिंग क्या हो, सरेंडर कर देना। ठीक है, खुद को किसी चीज के आगे घुटने टेक देना, जब इनका ये मीनिंग निकल रहा हो सबमिट, रिजाइन, रिकंसाइल का, तब इनके साथ क्या आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। तो हुआ क्या, उसके स्वाभिमान को झुका दिया, वो हर्ट हो गया बेचारा, तो उसने सबमिट, रिजाइन, रिकंसाइल कर दिया, उसने खुद को ये बात समझा ली तेरे बस की नहीं है। वो अपना बैग उठा के अपना वापसी जाने ही लग रहा था, लेकिन उस दिन ट्रेन व्रेन थी नहीं, तो उसने सोचा कल चले जाएंगे, रात आज और रुक जाते हैं। उसी रात को उसके पीजी में एक और लड़का आया, आ गया। तो उसने कहा भाई क्या नाम है? उसने कहा भाई दिनेश। क्या कहाँ से है? कहता भाई मैं तो ये जयपुर में पढ़ता ना, भरतपुर, वहाँ का हूँ। अच्छा भरतपुर का? भाई मैं भी वहीं का हूँ। अच्छा। कहता क्या यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करने आया भाई? कहता यार मैं तो एसएससी की तैयारी करने आया हूँ, वैसे तो मैंने कोचिंग पहले ले रखी है, मैं तो बस यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए, थोड़ा रूटीन सा बन जाएगा उसके लिए आया हूँ। कहता इंग्लिश कैसी भाई तेरी? क्या इंग्लिश बढ़िया है। क्या कहाँ से पढ़ी? कहता पिछले साल यार अमन सर का बैच लगाया था। तो अच्छा तू भी अमन सर से पढ़ा हुआ? कहता समझ में आती है यार तेरे को, पता नहीं क्या क्या पढ़ाता है वो, जिरंड के ऑब्जेक्ट और ये सब, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आती। कहता भाई तूने बेसिक नहीं पढ़ा होगा, इसका मतलब अगर तूने बेसिक पढ़ रखा है ना तो अमन सर बेसिक ऐसा पढ़ा देते हैं, उसके बाद भाई कितना ही हाई लेवल पढ़ लो सब कुछ समझ में आता है। कहता यार ऐसी बात है तो तुम्हें पढ़ा दिया कर। फिर भाई उसने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हुआ उस बंदे से कि वो भी भरतपुर का ही है, उसने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, उसने खुद को लाभान्वित करवाया इस अपॉर्चुनिटी से। जब उसको बेसिक लड़के ने पढ़ा दिया, कुछ वीडियोस दिखाए उसको, यूट्यूब पे वीडियोस उसने देखे, तो उसका बेसिक क्लियर हो गया, वो तो भाई इंग्लिश को एंजॉय करने लग गया। नेक्स्ट टाइम जब अमन सर ने पूछा हाँ भाई बता ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जिरेंड प्लस जिरेंड का ऑब्जेक्ट क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है कि जिरेंड प्लस में जिरेंड का ऑब्जेक्ट है। उसने बता दिया, डिफाइन भी कर दिया। अमन सर भी उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो गए, और उसकी खोई हुई जो क्लास में इज्जत थी, जो अमन सर ने उसको बेइज्जती कर दी थी, वो खोया हुआ सम्मान भी वापस आ गया। तो एब्सेंट रहा, प्रेजेंट रहा, फिर अंत में एडजस्ट, अप्लाई, अडॉप्ट, एक्विट तो करना ही था, इसलिए उसने खुद को झोंका, न्यौछावर किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाया क्योंकि बेसिक की क्लास मिस थी। इसलिए फिर क्या हुआ, बड़ा ही हर्ट हो गया, उसके स्वाभिमान को झुका दिया अमन सर की बातों ने। उसने सबमिट कर दिया, सरेंडर कर दिया, बिल्कुल रिजाइन कर दिया, रिकंसाइल कर दिया। इन तीनों वर्ड को डिक्शनरी में देखना है आपको, सबमिट, रिजाइन, रिकंसाइल को। नीचे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले, उनको देख लेना। फिर वो किसी बंदे से इंट्रोड्यूस होता है।
अवेल होता है, एंजॉय करता है, सेटिस्फाई होता है और उसका प्राइड वापस आ जाता है। इंट्रोड्यूस होता है, उस अपॉर्चुनिटी का अवेल करता है, इंग्लिश को एंजॉय करने लग जाता है, अमन सर परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसका खोया हुआ सम्मान वापस आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसको देख लो। और अगर आप भी इन सब बातों से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सब बातें जो यहाँ पे इस कहानी के थ्रू आपको कन्वे करी हैं वो बातें सच हैं, तो फिर बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं को फ्री में तो पढ़ा नहीं रहा, आप सबने फीस दे रखी है ना, मैं इस चीज़ का कोई एहसान मानता हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए पढ़ाता हूँ, आप अपने स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जैसे अगर कोई चीज़ बुरी लगती है, मान लो आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा, जैसे अभी मेरी ऐप में शुरू में कुछ दिक्कतें थी, वीडियो प्लेयर की कुछ दिक्कतें थी, दुनिया जहान का गूगल प्ले स्टोर पे लोगों ने 1 रेटिंग, महा घटिया ऐप और ये वो खूब रेटिंग दी। नेगेटिव चीज़ की पब्लिसिटी ना हम खूब करते हैं, पॉजिटिव चीज़ की पब्लिसिटी हम कभी नहीं करते। कभी ज़िंदगी में ऑनलाइन शॉपिंग करी हो, शर्ट मंगाई हो, पैंट मंगाई हो, अगर वो अच्छी आई कभी रिव्यू डाला? कभी नहीं डालते। नेगेटिव आई तो फ्लिपकार्ट तेरी ऐसी की तैसी, महा घटिया प्रोडक्ट और फलाना दिगड़ा बहुत कुछ लिख देते हो। पॉजिटिव चीज़ की कभी करते हो पब्लिसिटी? नहीं। तो समझना, अगर कोई बंदा डिज़र्व करता है, अगर आप मेरे कोर्स से सेटिस्फाइड है, देखो जो पता लगना था वो तो आपको इतने लेक्चर में लग चुका है, 15-17 लेक्चर के अंदर आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन टेल अदर्स, दूसरों को बताओ। जहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, कोई ग्रुप है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोगों का ग्रुप है, कोई फेमस यूट्यूब चैनल है, जैसे जहाँ आपको अच्छा लगता है, जस्ट टेल पीपल दैट वी बॉट अमन सर्स ऑनलाइन पेड कोर्स एंड वी आर सेटिस्फाइड, दैट्स इट। आपको इतना होना। और बुरा लगा ना, और अगर बुरा लगा है तो खींच के नेगेटिव पब्लिसिटी करो। मैं कहता हूँ अगर 1% बुरा लगा ना तो 100% बुरा बना दो उसको, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो वो भी बताओ। बुरा लगा तो बताओ, अच्छा लगा तो बताओ। ठीक, इसको नोट कर लो। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आओ भाई, अब छोटे मोटे 2-3 और कॉन्सेप्ट रह गए प्रोनाउन चैप्टर के, उनको देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को देख लो पहले। देखो इसमें मैंने रूल पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि ये कन्वेंशन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, पहले ही बता देता हूँ, जो ज़बरदस्ती का लॉजिक लोगों ने बना रखा है वो मैं भी बता देता हूँ। आ जाओ पहले इस सेंटेंस को देख लेते हैं। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन है, यू भी सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, सॉल मेन वर्ब है, ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्वेश्चंस आएगा भाई, प्लूरल आएगा, ऑल दीज क्वेश्चंस। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। विद इन प्रेपोजिशन है, मिनट्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये 20 न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, आई एंड यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस विद इन 20 मिनट्स। मैं और तुम इन सारे सवालों को 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। मैं और तुम इन सारे सवालों को 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब समझना बेसिकली है क्या। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई वी, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ही, शी, इट और दे। ठीक है, अब बात यह है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके अंदर आप किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा हैं, गिल्टी हैं, पनिशमेंट मिलनी चाहिए आपको, आप किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, किसी गलत चीज़ के लिए जिम्मेदार है कहने का मतलब, तो उसके अंदर जो सीक्वेंस है प्रोनाउंस का वो चलना चाहिए 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। और अगर नॉर्मल से सेंटेंस है जैसे ये वाला, इसमें आप किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा तो है नहीं, नॉर्मल कोई असर्टिव सेंटेंस है, उसके अंदर चलेगा 2 3 1। इसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं लोग, लॉजिक ये दे देते हैं, देखो वो मैं भी बता देता हूँ आपको भी, देखो याद रखना है तो वो लॉजिक से देखो आसान हो जाएगा याद करना। वो क्या है, अगर मान लो कोई गलत चीज़ है, जैसे अगला सेंटेंस देखना जरा, ही सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन है, ये भी सब्जेक्ट है। समझना, अगर 2 होते हैं तो बीच में कंजंक्शन एंड लगा देके कर लेते हैं, 2 से ज़्यादा हो जाए तो पहले 2 के बीच में कॉमा और लास्ट वाले से पहले एंड, 4 होते तो भी पहला, दूसरा, तीसरे के बीच में कॉमा, चौथे से पहले एंड, ऐसे कर देते। ही, यू एंड आई, आर क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, फॉर प्रीपोजिशन हो गया, प्रॉब्लम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ऑल यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी कहानी क्लियर है। तो इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ वह, तुम और मैं, वह, तुम और मैं जिम्मेदार हैं इन सब परेशानियों के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए तू, मतलब वह, तुम और मैं जिम्मेदार है। अब वो लॉजिक क्या है, वो ये लॉजिक ऐसा बोलते हैं कि यार किसी चीज़ के लिए अगर जिम्मेदार की बात कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए मतलब गलत हो आप, तो सबसे पहले अपना नाम लिया करो, बी हम्बल। कहने का मतलब सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ। ये नहीं कि
इसमें ना यार तेरी उसकी और मेरी गलती, मतलब मेरी तो थी नहीं, मैं तो ऐसे ही फंस गया। लास्ट में अपना नाम मत लिया करो, सबसे पहले अपना नाम लिया करो। इसमें ना यार मेरी, तेरी और उसकी गलती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, या कोई नॉर्मल सेंटेंस भी है, उसमें सबसे लास्ट में अपना नाम लिया करो। सबसे पहले खुश करो अपने लिसनर को, भाई इस सवाल को ना तू, वो और मैं, 2 3 1, तू, वो और मैं 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर कोई गलत चीज़ है तो सबसे पहले अपना नाम लेना चाहिए, और अगर कोई अच्छी चीज़ है तो सबसे लास्ट में अपना नाम लेना चाहिए। समझ में आया? तो इस लॉजिक पे ये पैटर्न को वो डिफाइन कर देते हैं। इसका कोई ग्रामर का लॉजिक नहीं है, केवल और केवल कन्वेंशन है। देखो ऐसा रूल ना आपको एडजेक्टिव में ही पढ़ना पड़ेगा, सुन भी रखा होगा काफ़ी बच्चों ने। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस होता है साइज, एज, शेप, कलर, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे ही आपको एडवर्ब चैप्टर में भी सीक्वेंस पढ़ना पड़ेगा कि मैनर वाली एडवर्ब, प्लेस वाली एडवर्ब, टाइम वाली साथ में आ जाए तो ऐसे लगती है MPT। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बेसिकली जो आपको याद करनी पड़ती हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं होता। अब एक बात बताओ, छोटी सी चीज़ समझना, ही बॉट अ वेरी बिग हाउस, ही बॉट अ वेरी बिग हाउस। ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, ए आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, बिग एडजेक्टिव है, हाउस बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, नाउन है। होने लग गया ना दिमाग में कि नहीं हो रहा अभी? ही बॉट अ वेरी बिग हाउस, ही सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, ए आर्टिकल, वेरी एडवर्ब, बिग एडजेक्टिव और हाउस नाउन है जो कि बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को ऐसा लिख दूं क्या, ही बॉट बिग हाउस वेरी ए, चलेगा? ऐसा लिख दें, ही बॉट अ हाउस बिग वेरी, चलेगा? क्यों नहीं चल रहा है? सारी चीजें एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, लो सर ये इसको क्वालिफाई कर देगा, ऐसे हो जाएगा, कर दो ना। कन्वेंशन, कन्वेंशन बी। अगर तीनों चीजें साथ में लिखनी तो जनरल जो सीक्वेंस है वो क्या है, पहले एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? कन्वेंशन है ये। जब आप ग्रामर को टाइप करेंगे ना डिक्शनरी में लिखना ग्रामर, उसकी डेफिनेशन आएगी इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स का एक सेट है। तो उसके अंदर से कुछ कन्वेंशंस हैं जो भी ये इस सीक्वेंस में लिखनी है, तो ये कन्वेंशन है, इनके कोई लॉजिक नहीं हुआ करते, आपको याद ही करने पड़ते हैं। जिसका भी लॉजिक होगा, तुम यकीन मानो तुमसे कहीं ज़्यादा क्यूरोसिटी मेरे अंदर है हर चीज़ का लॉजिक जानने की। अगर इसका कोई लॉजिक होता ना तो अमन सर ने अब तक ढूंढ लिया होता और बता दिया होता। जिनके नहीं मिले, जैसे एडवांस वर्ब में एक दो चीज़ें हैं जिनके मुझे अभी तक नहीं मिले, मैं खुद बोलूँगा कि मुझे नहीं मिले। नाउन चैप्टर के अंदर एक रूल है कि डियर का, शीप का, फिश का प्लूरल नहीं होता, ठीक है। फिश का अगर वैरायटी की बात हो तो जाता है, वरना नहीं होता नंबर के केस में। डियर का डियर्स नहीं होगा, डियर ही रहेगा। ऐसे ही शीप का, भेड़ का शीप्स नहीं होगा, शीप ही होगा। क्यों? बगैर मतलब के लॉजिक दे रखे हैं वेबसाइटों में। कोई ढंग का अगर ग्रामर का लॉजिक होगा तो अमन सर ने ढूंढ लिया होगा। तो ये सिर्फ कन्वेंशन है, आपको याद रखनी पड़ेगी। इतनी कहानी क्लियर? समझ लो फिर से। नेक्स्ट पे आ जाओ। आई एंड यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन विद इन 20 मिनट्स। तो अब इसके अंदर क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है तो क्या चलेगा, 2 3 1। नॉर्मल सेंटेंस में चलता है 2 3 1, ये 2 वाला है और ये 1 वाला है। अब 3 वाला नहीं है तो घर से मत चिपका देना, यहाँ पे कहीं घर से लगा दो एक, यहाँ पे जो दे रखे हैं उन्हीं को अरेंज कर देना। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एंड आई। क्या हो गया ये, पता नहीं, इससे ऊपर लिखूंगा तो कहीं बाहर नहीं चला जाए। यहाँ लिख देता हूँ छोटा छोटा, यू एंड आई, ये ऐसा करना पड़ेगा आपको। और ये वाला सॉरी वाला गिल्ट वाला है, इसमें सबसे पहले अपना नाम लोगे। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आई, यू एंड ही। साफ साफ लिख लेना भाई, अब तुम्हें पता तो चल ही गया है, अगर बोर्ड पे नहीं भी दिख रहा है साफ तो खुद भी लिख लेना, आई, यू एंड ही। सॉरी वाले में, गिल्ट वाले में क्या चलेगा, 123, 1 2 और 3, ठीक है। अब आई एंड राधिका आर बेस्ट फ्रेंड्स, मैं और राधिका बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब ये क्या है, ये राधिका किसी का नाम है, ये थर्ड पर्सन है। नेम किसी के थर्ड पर्सन में आते हैं, कमल, सोहन, राजेश, मुकेश किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे। ये फर्स्ट पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया। सेंटेंस कैसा है, नॉर्मल। नॉर्मल में सीक्वेंस क्या है, 231। सेकंड वाला नहीं है तो घर से नहीं लगाना। अब 3 और 1 अरेंज हो गए, पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा राधिका एंड आई, राधिका एंड आई। ये भी गलत हो गया, ऐसे यहाँ पे ये गलत हो गया था। समझ में आई इतनी बात? अब अगर प्लूरल प्रोनाउंस हो, प्लूरल प्रोनाउंस का बेसिकली मतलब क्या है, जो एक से ज़्यादा को रेफर करते हो, जैसे वी हो गया, जैसे यू हो गया, जैसे दे हो गया। समझ में आया? यहाँ पे यू को मैं प्लूरल के सेंस में कहना चाह रहा था, क्योंकि पेपर में आया तो वी और यू ही लिख रखा है। प्लूरल के एक काम करो आप यहाँ पे दे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा उससे,
ठीक है, दे लिख लो, यू लिख लो। यू कब के केस की बात कर रहा हूँ, यू जो प्लूरल को रेफर करो, बता रखी नहीं बात कि यू एक के लिए भी आ जाता, यू एक से ज्यादा को रेफर करने के लिए भी आ जाता। अगर यहाँ पे दे लिखा हो तो देखो एक भी बच्चा मुझे सवाल नहीं करेगा कि ये प्लूरल है क्या। यू लिख रखा हो तब भी समझना कि वो प्लूरल का रेफरेंस है, ठीक है, अगर ऐसे सेंटेंस के अंदर आ जाए तो। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हमें और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी टीम की परफॉर्मेंस को, हमें और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी टीम की परफॉर्मेंस को, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना हर चीज में कमी निकालने वाले, मैच देखने गए, अब इंडिया बढ़िया खेल रही है, उसमें भी यार ये तो बड़ा स्लो खेल गया, ये हो गया वो हो गया, फालतू बातें। मैच जीत गए ना अपन, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज जीत के आए पहली बार, तो खुश होना चाहिए, परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो कहना चाह रहा है हमें और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी टीम की परफॉर्मेंस को। अब ये प्रोनाउन कैसे हैं, प्लूरल वाले हैं, वी और दे कौन से, प्लूरल वाले। प्लूरल का चाहे कोई भी केस हो, सॉरी वाला हो, गिल्ट वाला हो, चाहे कोई भी केस हो, हमेशा सीक्वेंस क्या चलेगा, 1 2 3, हमेशा सीक्वेंस क्या चलेगा, 1 2 और 3। इतनी कहानी क्लियर है। तो अब इसके अंदर ये 1 वाला है और ये 3 वाला है, ये दोनों के दोनों ऐसे ही रहेंगे, तो ये नो एरर हो गया। लास्ट वाला सेंटेंस क्या हो गया आपका, नो एरर हो गया। ये एग्जाम में आ गया था एक बार, और सच बता रहा हूँ मैं मुखर्जी नगर में जब पढ़ा करता था ना, इस सेंटेंस को लेके बहुत घूमा, सब ने अपने अपने लॉजिक, पहले सिर्फ ये 2 ही लिखे आया करते थे किताबों में। प्लिंटू पैरामाउंट का अगर आप 4-5 साल पहले का एडिशन देखोगे ना, तो सिर्फ ये 2 ही लिख रखे होते थे। मैं जिससे पूछ रहा हूँ सर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें 1 2 3 क्यों चल रहा है, कोई सॉरी गिल्ट तो है नहीं, अपनी तुक्के बगैर मतलब के एप्रिशिएट वर्ब आ जाए ना बेटा जब ऐसा करते हैं। अंग्रेजी में एक तो ये गोली देना बड़ा आसान है, अंग्रेजी में आप किसी को भी कोई भी गोली थमा दो, बेचारे के पास कोई लॉजिक ही नहीं होता, अच्छा ऐसा होता हुआ शायद, समझना। अब ये छापने लगेगी प्लूरल प्रोनाउन के साथ ऐसा होता है। फॉरेन ऑथर की किसी किताब में वैसे मुझे 1 2 महीने बाद ही मिल गया था कि प्लूरल प्रोनाउंस के केस में सीक्वेंस ये चलता है 1 2 3, ठीक है। ग्रामर की वैसे बुक्स में ये रूल मिलता नहीं, क्योंकि इसका ग्रामर से लेना देना नहीं है, इसका कन्वेंशन से लेना देना है, ठीक है। तो प्लूरल प्रोनाउन में केस चाहे सॉरी वाला हो, गिल्ट वाला हो, चाहे नॉर्मल सेंटेंस हो, हमेशा क्या चलेगा, 1 2 3। इतनी कहानी क्लियर है। सॉरी वाले गिल्ट वाले में सबसे पहले अपना नाम लिया करो, ऐसे याद करने में आसानी हो सकती है आपको। सॉरी वाले में गिल्ट वाले में सबसे पहले अपना नाम क्या चलेगा, 123, और नॉर्मल सेंटेंस में 231। सबसे पहले खुश करो अपने लिसनर को जो सुन रहा है, फिर जो मानिए थर्ड पर्सन उसको, और फिर लास्ट में अपना नाम लिया करो, ठीक है, अच्छी बातों के लिए। प्लूरल के केस में 1 2 3। अब इसको नोट कर लो, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। इसको नोट कर लो भाई। आ जाओ भाई, प्रोनाउन के अब अगले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखो ये भी बिल्कुल आसान सा ही रूल है, ठीक। इसको समझा भी देता हूँ क्या है क्या सिस्टम नहीं है। पहले एक काम करता हूँ, ये सारे सेंटेंसेस ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, वी सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, अनुष्का क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे तो ये काम तुमसे कराना चाहिए था यार, लो तुम ही करो। इन सारे सेंटेंसेस को एक काम करो, तुम ब्रेक करो पहले, फिर आगे मैं करता हूँ। बोर्ड से साइड हो गया हूँ, पॉज करो और इन सारे सेंटेंसेस को खुद से ब्रेक करो। आ जाओ, वी सब्जेक्ट है, टेल डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, याद है, वी टोल्ड हूँ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वी टोल्ड व्हाट, क्या बताया हमने, किसको बताया वो तो समझ में आ गया, अनुष्का को बताया। वी टोल्ड व्हाट, क्या बताया, दैट विराट कुड नॉट बियर हर सेपरेशन, कि विराट कोहली उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये व्हाट का रिप्लाई है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, पूरा का पूरा क्लॉज क्या बनेगा, नाउन क्लॉज बनेगा। याद रह जाएगी इतनी बात। ये दैट क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। विराट क्या है, सब्जेक्ट है। कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। बियर क्या है, मेन वर्ब है। सेपरेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इतनी कहानी क्लियर। इधर आ जाओ, आई सब्जेक्ट है, बैग वर्ब है। आई बैग व्हाट, पार्ट है। योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। मिस्टेक्स क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑल क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको रेफर कर रहा है, ठीक। अगले क्लॉज का ऑब्जेक्ट बनेगा। मेड ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, आई मेड मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को दैट रेफर करा, दैट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आई सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, लाइक मेन वर्ब है। आई वुड लाइक व्हाट, टू टेक। टू टेक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये इन्फिनेटिव ने किसका काम कर दिया, नाउन का। आई वुड लाइक व्हाट, आई वुड लाइक टू टेक। आई वुड लाइक व्हाट, आई वुड लाइक टू टेक। टू टेक व्हाट, टू टेक योर लीव। टू टेक व्हाट, टू टेक योर लीव।
वर्ब से वट या होम के रिप्लाई वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, सेमी वर्ब से वट या होम के रिप्लाई सेमी वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, ये बात कभी नहीं बोलता कि मेरे अंदर वर्ब का अंश है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। ये योर क्या हो गया, इस पर पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव। नाउ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। एज क्या हो गया, कंजंक्शन। माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। वाइफ क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये वेटिंग क्या है, मेन वर्ब। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। मी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। इतनी कहानी क्लियर है। अब सारे सेंटेंसेस ब्रेक हो गए। अब इसके अंदर रूल क्या है, रूल तो आसान सा देखो। रूल ये है कि ये कुछ नाउन्स हैं, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ पॉजेसिव केसेस यूज नहीं होते। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव केसेस यूज नहीं होते। अब इनको समझने के आपके पास दो तरीके। एक तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो पोजेशन किस चीज पर बनता है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी वाइफ, मेरी शर्ट। ऐसी कोई चीज होनी तो चाहिए जिस पर अधिकार बन सकता हो, जो किसी के पोजेशन में आ सकती हो, हाँ कि ना। अब एक चीज समझना, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जुदाई। अब ये किसी की पोजेशन हो सकती है क्या, मतलब इस पर अधिकार बन सकता है, मतलब तुम्हारी जुदाई। हिंदी में तो कह देते हैं तुम्हारी जुदाई, मेरी जुदाई, लेकिन क्या इस पर पोजेशन बन सकता है क्या भी ऐसा। अच्छा जुदाई है, एक काम कर 100 ग्राम मुझे दे दे, मैं जेब में डाल के ले जाऊंगा, इतनी मेरी हो गई, ऐसा है क्या। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके ऊपर पोजेशन नहीं बन सकता। हिंदी में इनके ऊपर पोजेशन देखने की वजह से हम इन पे एरर करने लग गए, इसीलिए हमारे लिए एरर आते हैं। समझना, हम करेंगे हिंदी, हिंदी करोगे और मात खाओगे। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिन पर किसी का पोजेशन नहीं हो सकता। दूसरा तरीका कि हम इनको यूज गलत करते हैं, ठीक है, बात वही है घुमा फिरा के, बस कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात वही रहेगी। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि हम इनको यूज गलत करते हैं। बेसिकली किसी पर्सन की जुदाई नहीं होती, किसी पर्सन से जुदाई होती है। इट इज नॉट समवन्स सेपरेशन, इट इज सेपरेशन फ्रॉम समबडी। किसी पर्सन की जुदाई नहीं है, तुम्हारी जुदाई नहीं, तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये कहना चाहिए। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। पहला सेंटेंस देखो, वी टोल्ड अनुष्का, हमने अनुष्का को बताया था कि विराट तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, तुम्हारी जुदाई, हर सेपरेशन मतलब उसकी जुदाई। हमने अनुष्का को बताया कि विराट उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब ये हर जो है ये सेपरेशन पर पोजेशन बनवा दिया मैंने तो इसका, हाँ कि ना। लेकिन एक चीज सोचो, ये हर जो है ये सेपरेशन पर पोजेशन बना सकता है क्या। एक तो समझ लो कि सेपरेशन पर पोजेशन बनता नहीं, या दूसरे तरीके से समझ सकते हो हम इसको गलत यूज कर रहे हैं। किसी की जुदाई नहीं होती, किसी से जुदाई होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था हर सेपरेशन नहीं, सेपरेशन फ्रॉम हर। यहाँ पे आएगा सेपरेशन फ्रॉम हर। थोड़ा सा सेपरेशन फ्रॉम हर, इतनी कहानी क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन, मैं मांगता हूं क्या, तुम्हारी माफी। मैं मांगता हूं तुम्हारी माफी। आई बेग मतलब मांगना, आई बेग व्हाट, योर पार्डन, मैं मांगता हूं तुम्हारी माफी। किसके लिए, उन सब गलतियों के लिए जो मैंने की थी। मैं मांगता हूं तुम्हारी माफी उन सब गलतियों के लिए जो मैंने की थी। अब ये माफी किसी की हो सकती है, तुम्हारी माफी, मेरी माफी, ले भाई थोड़ी सी मुझे दे दे, ऐसे हो पाएगा क्या। ये स्पोकन इंग्लिश में इतना धड़ल्ले से चलता है कि आपको डिक्शनरी में भी मिलेगा ये, लेकिन वो यूज किसका, स्पोकन का। प्योरिस्ट ग्रामर में ये चीज गलत मानी जाती है। आपको लिखना पड़ेगा आई बेग पार्डन फ्रॉम यू। आई बेग पार्डन फ्रॉम यू, आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, योर पार्डन नहीं, आई बेग पार्डन फ्रॉम यू। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, तुम्हारी माफी नहीं, मैं तुमसे माफी मांगता हूं उन सब गलतियों के लिए जो मैंने करी है। तो या तो ऐसे समझ लो कि इनके ऊपर पोजेशन बन नहीं सकता, या फिर ऐसे समझ लो कि हम इनको गलत यूज करते हैं, हम इन पर पोजेशन बनाकर यूज करते हैं जबकि ये किसी से होती हैं ना कि किसी की। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। मैं तुम्हारी लीव लेना चाहूंगा, मैं तुम्हारी लीव लेना चाहूंगा। तुम्हारी लीव लेनी भाई, तुमसे लीव लेनी है। तुमसे लीव का मतलब जैसे पार्टी वार्टी में जाते हो ना, तो जाते हो गेस्ट को बोलते हो ना जी अब आज्ञा चाहेंगे, ये वही है। मैं तुम्हारी लीव नहीं चाहूंगा, बेसिकली तुमसे लीव चाहूंगा क्योंकि मेरी घरवाली मेरा इंतजार कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू। अब यहाँ पे सर फ्रॉम क्यों नहीं लगाया, अभी बताता हूँ। यहाँ पे आएगा आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू। ये जो वर्ड होता है ना लीव, प्रेपोजिशन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि लीव के साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं। लीव के साथ एक तो आती है ऑफ, ठीक है,
ये किस केस में लगती है? ये लगती है जब होस्ट को, पार्टी के मेज़बान को बाय बाय बोल रहे होते हो, जब इसका मीनिंग हो बेसिकली बाय बोलना। ठीक है, किसको? पार्टी के मेज़बान वगैरह को, होस्ट वगैरह को जब बाय बोल रहे हो तब तो लीव ऑफ आता है। लीव के साथ फ्रॉम कब आता है? लीव के साथ फ्रॉम तब आता है जब इसका मतलब ऑफिशियल परमिशन लेना, किसी से अनुमति लेना, ऑफिशियल परमिशन लेना। जैसे ऑफिस को बाय थोड़ी बोलोगे, ऑफिस से तो परमिशन लोगे। तब क्या हुआ? ही टुक लीव फ्रॉम हिज ऑफिस। अगर ऑफिस से ऑफिशियल परमिशन लेने की बात हो रही है तो लीव के साथ फ्रॉम, और जब पार्टी में बाय बाय बोल के जाने की बात हो रही है तो लीव के साथ ऑफ। इसीलिए यहाँ पे आया लीव के साथ ऑफ। ठीक है, अब मैं तुम्हारी अनुमति नहीं चाहूंगा, तुमसे अनुमति चाहूंगा। अब मैं तुमसे अनुमति चाहूंगा, तुमसे आज्ञा चाहूंगा, तुम्हारी लीव चाहूंगा। ठीक, किस चीज़ के लिए? क्योंकि मेरी घरवाली मेरा इंतजार कर रही है। समझ में आया? ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं। अब इनको भी मैंने कैसे याद कर रखा है? ऐसे लोग जो आपको छोड़ना ही चाहते हैं, जो आपको लीव करना ही चाहते हैं, जो आपसे सेपरेशन ही चाहते हैं, वो दुनिया जहान के बहाने बनाएंगे कि हाँ अब ये नहीं हो सकता हमारे बीच में, अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे तो घर वालों ने मना कर दिया, ये सब ढपोसले करेंगे। वो जो आपको लीव ही करना चाहते हैं, आपसे जुदाई ही चाहते हैं, वो एक्सक्यूज़ बनाएंगे दुनिया जहान के। ठीक है, ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। साइट का मतलब होता है नज़र। ठीक है, ऐसे पेपर में एरर कैसे आएगा? हिज साइट, उसकी नज़र नहीं, बेसिकली एट द साइट ऑफ हिम लिखा करो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को देखना तक नहीं चाहिए। और अगर कोई मदद ऐसे लोगों की फितरत होती है, पहले कहेंगे भी हाँ छोड़ देते हैं ये वो, फिर मदद मांगने आते हैं। ऐसे लोगों को कोई फेवर नहीं करना चाहिए, और जुबान पे इनका नाम तक मेंशन नहीं लाना चाहिए, मतलब इनका कभी जुबान पे जिक्र तक नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको याद कर रखा है भाई। तो आप इनको नोट कर लेंगे। सब में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। ये वर्ड है, इनके साथ कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव वगैरह मत लगाया करो। क्यों ना लगाया करो? क्योंकि इनका यूसेज ऐसे नहीं है। आपको कहना है तुम्हारी जुदाई नहीं तुमसे जुदाई, तुम्हारी माफ़ी नहीं तुमसे माफ़ी, तुम्हारी लीव नहीं तुमसे लीव, ऐसे। तो फिर सही ग्रामर यूज़ करो, सही इनको प्रेपोजिशन के साथ लगा के यूज़ किया करो। इतनी कहानी क्लियर हो गई, सही करने के चक्कर में गंदा और हो गई। चलो अब इसको नोट कर लो अच्छे से, मैं मिलता हूँ अगले कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ भाई, ये प्रोनाउन चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। फिर से वही कहानी, इन सारे सेंटेंसेस को ब्रेक करना। कौन करेगा? तुम करोगे। ठीक, ये सारे के सारे सेंटेंसेस ब्रेक कर दो, फिर मैं आगे बात करूँगा। क्योंकि अगर इनको सही ब्रेक करना नहीं आएगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। ये सारे सेंटेंस ब्रेक करो, वीडियो को पॉज करके जैसे ही प्ले करोगे वापस मिलता हूँ आपके साथ। आ जाओ भाई। देखो रूल तो है अपना ये कि ये वर्ब है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ये वर्ब है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। अब देखो मैं तो समझा दूंगा, लेकिन चलो कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि समझ जाओगे, तुम भी इंटेलिजेंट वाले को सारे के सारे। ठीक है, समझा देता हूँ इनको। समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक बार ब्रेक करता हूँ, फिर आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। आओ जरा एक बार। दे सब्जेक्ट है, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है भाई। हाइड होती है ना छुपाना, उसकी सेकंड फॉर्म है हिड। स्टोलन क्या है? एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है मनी के लिए। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अंडर प्रिपोजिशन हो गया, मैट्रेस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सन सब्जेक्ट हो गया, हिड वर्ब हो गया, इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया, बिहाइंड प्रिपोजिशन हो गया, और क्लाउड्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये दो सेंटेंस है, दोनों में सेम वर्ब आ रही है हिड। ठीक है, अब समझना दोनों में डिफरेंस। बेसिकली है क्या ना, ये जो कीप और रिमेन के अलावा जो वर्ब है, कीप और रिमेन के अलावा जो वर्ब है, बेसिकली ये सारी की सारी वर्ब ऐसी हैं जो दो कैटेगरी में लाई कर सकती है। मैंने आपको देखो ध्यान हो तो जो मैंने वर्ब का बेसिक पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि वर्ब क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। वर्ब डूइंग को, बीइंग को और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करती है। अर्गेटिव वर्ब्स याद आ रहा? वहां पे मैंने आपको अर्गेटिव वर्ब्स में एक बात बताई थी कि स्टॉप माने रोकना भी हो सकता है और स्टॉप माने रुकना भी हो सकता है। याद आ रही है बात? वो ऐसे ही मेल्ट माने पिघलाना भी हो सकता है और मेल्ट माने पिघलना भी हो सकता है। तो बेसिकली अर्गेटिव वर्ब्स पे ही बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये, समझना। एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना। हाइड का मतलब छुपाना भी हो सकता है और छुपना भी हो सकता है। हाइड का मतलब छुपाना और छुपना। छुपाना जब इसका मीनिंग हो, मतलब
बेसिकली दे ने छुपाया और क्या छुपाया, पैसा छुपा दिया। दे ने छुपाया और क्या छुपाया, पैसा छुपा दिया। तब तो बेसिकली ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है। अगर हाइड का मीनिंग निकल रहा हूं छुपाना, तब ये डूइंग को रिप्रेजेंट करेगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो ये सेंटेंस तो है आपका नो एरर। ठीक, लेकिन एक चीज समझो, अगर हाइड का मतलब हो जाए छुपना, अगर हाइड का मीनिंग हो जाए छुपना, तो इसका कोई डूअर होगा। एक चीज समझो, इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ मुझे क्या है। द सन हिड इटसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स। अगर इटसेल्फ लगा रखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रखा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम है, हाँ क्या ना, यानी छुपाने वाला भी सन और छुपने वाला भी सन। अब मान लो मैं सूरज हूं, ये बादल है, ठीक है। अब मेरा मन क्या किया, नहीं यार नहीं, उस लड़की पे सीधी धूप पड़ रही है, बेचारी काली हो जाएगी। लो जी, आगे बादलों के पीछे सूरज ने खुद को छुपा लिया बादलों के पीछे। ऐसा होगा क्या, सूरज खुद को छुपा सकता है क्या बादलों के पीछे, उसकी एबिलिटी है अभी, अब उसका मन नहीं है, ना 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 ना, सीधी धूप नहीं मारनी, चलो बादलों के पीछे। सूरज छुप गया, सूरज ने खुद को छुपा लिया बादलों के पीछे नहीं, सूरज छुप गया। इस काम का कोई डूअर नहीं है, ये हैपनिंग वर्ब है। और क्या बताया था भाई, हैपनिंग वर्ब कैसी होती है, इनट्रांजिटिव होती हैं, याद आ रहा है, इनका कोई डूअर नहीं होता है। कैसी वर्ब होती हैं, इनट्रांजिटिव होती हैं, याद रह जाएगा। चलो जी समझना। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये इटसेल्फ आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड वर्ब क्या हो गई, इनट्रांजिटिव हो गई। क्यों, क्योंकि हैपनिंग हो गई। फिर से समझ लो, ये कीप और रिमेन को छोड़कर ये जो बाकी वर्ब है, बेसिकली ये सारी की सारी वर्ब के दो मीनिंग हो सकते हैं। जैसे मूव का मतलब चलाना भी और मूव का मतलब चलना भी। स्टॉप का मतलब रोकना भी और स्टॉप का मतलब रुकना भी। टर्न का मतलब किसी चीज को घुमाना भी, मान लो ही टर्न द टैप, उसने टैप को घुमाया, ठीक है। और टर्न का मतलब मुड़ना भी, खुद भी मुड़ सकते हो, हाँ कि ना। ऐसे हाइड का मतलब क्या हो सकता है, छुपना भी और छुपाना भी। ऐसी रेस्ट का मतलब क्या हो सकता है, आराम करना भी और किसी चीज को रेस्ट कर देना, मतलब किसी चीज को रख देना, ठीक है। ही रेस्टेड द बुक्स ऑन द शेल्फ, कहने मतलब उसने किताबें रख दी। समझ में आ रहा हूँ क्या कहना, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, बेद का मतलब नहाना भी और नहलाना भी। ड्रेस का मतलब बेसिकली किसी को तैयार करना भी और तैयार होना भी। ऐसे ही कंसंट्रेट का मतलब बेसिकली क्या है, किसी चीज पर कंसंट्रेट करना और उसमें कोई एक्शन वैक्शन नहीं होता, ठीक है। क्वालिफाई का मतलब होता है क्वालिफाई हो जाना। तो बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी वर्ब ऐसी हैं, ये सारी की सारी वर्ब ऐसी हैं जिसमें अगर एक्शन किसी और चीज पर किया जा रहा हो, जैसे छुपाने वाले दे और क्या छुपाया जा रहा मनी, तब तो ये वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती है, अपना ऑब्जेक्ट रख लेती है। अगर वो एक्शन खुद पर ही हो रहा हो तब समझना, छुपाने वाला सन और छुपने वाला भी सन, अगर ये एक्शन खुद पर ही हो रहा हो तो ये वर्ब बिहेव करने लग जाती हैं हैपनिंग वर्ब की तरह से, अर्गेटिव वर्ब्स की तरह से। और उस केस में ये इंट्रांजिटिव हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं रख सकती तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रख सकती। क्यों भाई, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का ही तो काम करता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। बेसिकली अगर ये जो वर्ब लिखी है ये किसी और पर हो रही हो, मान लो मोहन ने कुछ रोक दिया, मोहन स्टॉप्ड हिज बाइक, ये तो सही है, लेकिन मोहन रुक जाए, मोहन चल रहा था मोहन रुक गया। मोहन स्टॉप्ड हिमसेल्फ लिखूं कि मोहन स्टॉप्ड, बस इतना लिखो, मोहन स्टॉप्ड, मोहन रुक गया, मोहन रुक गया। मोहन स्टॉप्ड हिमसेल्फ का मतलब हो जाएगा मोहन ने खुद को रोका। अब खुद को कैसे रोकते हो, आगे हाथ वाथ अड़ा के ऐसे रोकते हो क्या। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। जब ये एक्शन किसी और पर हो तब तो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जब ये एक्शन खुद पर ही हो तब ये हैपनिंग वर्ब माने जाएंगे, इंट्रांजिटिव माने जाएंगे। इस सेंटेंस को देखना जरा, ही बेस्ड हिज सन, ही सब्जेक्ट है, बेद माने नहलाना। अब अगर ये सन को नहला दे, अपने बच्चे को नहला दे, तब तो ये वर्ब मानी जाएगी बेसिकली क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, ठीक है। ये प्रॉपरली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया मैनर वाला, ठीक। एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, सेंट वर्ब हो गई और हिम हो गया। उसने अपने बच्चे को नहलाया और उसे भेज दिया, उसने अपने बच्चे को नहलाया अच्छे से और फिर उसे भेज दिया। अगर ये एक्शन किसी और पर हो तब तो ये मानी जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली। अपने बच्चे को साबुन वाबुन लगा रहे हो, पानी वानी डाल रहे हो उस पर ढंग से, ठीक है, तब तो ये एक्शन वर्ब मानी जाती है। लेकिन अगर खुद ही नहा लो, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, ही बेस्ड हिमसेल्फ एंड क्विकली, ही बेस्ड हिमसेल्फ क्विकली एंड वेंट टू ऑफिस। उसने खुद को जल्दी से नहलाया और ऑफिस चला गया, कि वो जल्दी से नहाया और ऑफिस चला गया, वो नहाया। अगर ये एक्शन खुद पर होते हैं तो हैपनिंग वर्ब मानी जाती है, ठीक। अगर ये एक्शन किसी और पर होते हैं तब इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब मानते हैं। वही पिघलाना, पिघलना, रोकना और किसी चीज को रोकना और रुकना, चलाना और फिर चलना, ऐसे।
तो बेसिकली क्या है, अगर ये एक्शन खुद पर हो जाता है तब ये बेथ वर्ब कैसी मानी जाएगी, तब ये हैपनिंग वर्ब मानी जाएगी। और हैपनिंग वर्ब इंट्रांजिटिव होती है तो ऑब्जेक्ट नहीं रखती। लो जी, ऑब्जेक्ट गायब। क्विकली एडवर्ब हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, वेंट वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, ऑफिस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, कीप और रिमेन पे। ये बाकी सारियों का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और कीप और रिमेन होती है आपकी लिंकिंग वर्ब। आपको आगे चल के एडजेक्टिव में और एडवर्ब चैप्टर में और भी बहुत सारी लिंकिंग वर्ब लिखाऊंगा। जैसे बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है ना, ऐसी कीप और रिमेन भी लिंकिंग वर्ब होती हैं। ही रिमेन्ड साइलेंट, ही रिमेन्ड साइलेंट, वो चुप रहा। एक चीज समझना, साइलेंस नाउन होता है, साइलेंट एडजेक्टिव होता है, साइलेंटली एडवर्ब होता है। ठीक है, ही रिमेन्ड साइलेंट, क्या लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया। अकेला एडजेक्टिव कैसी वर्ब के बाद आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। याद आ रही है इतनी बात। अगर इसके बाद अकेला एडजेक्टिव आ रहा है तो बेसिकली क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो चुप रहा। ही रिमेन्ड साइलेंट, वो चुप रहा, इसमें कोई एक्शन हुआ। अगर इसमें कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो रिमेन वर्ब कैसी है, एक लिंकिंग वर्ब है। आया भाई समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। ये कीप और रिमेन ये क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं। कीप और रिमेन क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं। ही केप्ट कूल, ही केप्ट हिज कूल, मतलब उसने अपनी शांति बनाए रखी, वो शांत रहा। बेसिकली क्या है, लिंकिंग वर्ब है। आया समझ में। ही केप्ट साइलेंस, ही केप्ट साइलेंस, वो चुप रहा। क्लियर हुई इतनी बात। ये होती है लिंकिंग वर्ब। कीप और रिमेन क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब में तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता। लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है क्या, नहीं हो सकता। अब आ जाओ इस सेंटेंस पे। यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, कीप बेसिकली कीप ऑफ ना एक फ्रेजल वर्ब बन रही है। ये कीप ऑफ क्या बन रही है, एक फ्रेजल वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब से आपने एक फ्रेजल वर्ब बना रखी है बेसिकली। कीप ऑफ क्या है, इसमें ऐसा भी कर सकते हो, कीप वर्ब है और प्रेपोजिशन है, और ये कंपनी क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और बैड क्या है, एडजेक्टिव है। और ऐसा भी लिख दोगे कि कीप ऑफ फ्रेजल वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है तो भी चलेगा। ठीक, एक बात समझना, इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ मुझे। नहीं बता पाओगे अभी, क्योंकि कीप ऑफ का आपको मीनिंग नहीं पता। होमवर्क, कीप ऑफ और कीप फ्रॉम दोनों का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, लेकिन आपको नोट करना है, डिक्शनरी में से देखना और नोट करना है। कीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को या किसी व्यक्ति को किसी दूसरी चीज से या किसी दूसरे व्यक्ति से दूर रखना। ठीक है, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या किसी चीज से दूर रखना। मान लो कि एक दूध का वो है, अपने पास कंटेनर है, उसमें दूध है और उसमें मक्खियां बैठ रही हैं, तो मैंने उसको क्या कर दिया, कपड़े से ढक दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं भी, आई कवर्ड द कंटेनर विद अ क्लोथ। क्यों, टू कीप द फ्लाइज ऑफ, टू कीप द फ्लाइज ऑफ, इन मक्खियों को दूर रखने के लिए। समझ में आया। कीप ऑफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से दूर रखना। कीप फ्रॉम का मतलब होता है किसी को कोई कार्य ना करने देना, किसी को कोई कार्य ना करने देना। जैसे ही केप्ट मी फ्रॉम डूइंग माई होमवर्क, उसने मुझे मेरा होमवर्क नहीं करने दिया। ही केप्ट मी फ्रॉम प्लेइंग, उसने मुझे खेलने नहीं दिया। ही केप्ट मी फ्रॉम वॉचिंग टीवी, उसने मुझे टीवी नहीं देखने दिया। ये दोनों बातें आप लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आ जाओ इस पे। तो तुम्हें बैड कंपनी से दूर रहना चाहिए, तुम्हें बैड कंपनी से दूर रहना चाहिए, या कह लो खुद को दूर रखना चाहिए। जब ये एक्शन खुद पे हो रहा है, जब ये एक्शन खुद पे हो रहा है तो ये किसका काम करेंगी, लिंकिंग वर्ब का। तुम्हें बुरी कंपनी से दूर रहना चाहिए, तुम्हें बुरी कंपनी से दूर रहना चाहिए। इसमें बेसिकली कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं होगा। तुम्हें बुरी कंपनी से दूर रहना चाहिए, कोई एक्शन हुआ, एक्शन का ट्रांसफर होता तभी तो ये ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यहां से भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हट जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो समझ में आती है मेरी बातें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई 1-2% रट भी तो सकते हो। रटने में तो तुम पहले से माहिर ही थे। ये सारी बातें फिर से समझ लो। अगर ये वर्ब किसी और पर करी जाती हैं तब तो ये वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती हैं। ऐसी कीप वर्ब है, मान लो किसी और पर करूं, ही कीप्स हिज फोन इन हिज लेफ्ट पॉकेट, वो अपना फोन लेफ्ट पॉकेट में रखता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, रखने वाला ये है और क्या रखा जा रहा है, फोन रखा जा रहा है। समझना, जब ये एक्शन किसी और चीज पर किए जाते हैं तब तो ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं, तब ये ऑब्जेक्ट रख सकती हैं। लेकिन अगर ये एक्शन खुद पर ही हो जाए तब ये हैपनिंग या लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर देती हैं, और उस केस में ये ऑब्जेक्ट नहीं रखती तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं आता। तुम्हें
तुम्हें खुद को बुरी कंपनी से दूर रखना चाहिए। किस पर हो रहा है एक्शन? खुद पर ही हो रहा है। तो तुम्हें बुरी कंपनी से खुद को दूर रखना नहीं चाहिए, तुम्हें बुरी कंपनी से दूर रहना चाहिए। समझ में आया? खुद को कहने की इसमें जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को बुरी कंपनी से दूर रखना चाहिए, ऐसा मत कहो, ये वही बात होगी वे उसने खुद को नहलाया। बेसिकली तुम्हें बुरी कंपनी से दूर रहना चाहिए। कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ये कीप ऑफ बनेगी आपकी फ्रेजल वर्ब। इतनी कहानी क्लियर है? नेक्स्ट पे जाओ। ही सब्जेक्ट है, रिमेंड वर्ब है, काम क्या है? एडजेक्टिव है, ड्यूरिंग क्या है? प्रेपोजिशन है, इंटेरोगेशन क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। वो शांत रहा इंटेरोगेशन के दौरान। अब इसका जो लिखा हुआ इसका मीनिंग क्या है? उसने खुद को शांत रखा इंटेरोगेशन के दौरान, ऐसा। बेसिकली ही रिमेंड काम, वो शांत रहा। जब ये एक्शन खुद पर ही हो तो ये लिंकिंग वर्ब या फिर हैपनिंग वर्ब की तरह से काम करने लग जाती है। वाली वर्ब कीप और रिमेन लिंकिंग वर्ब की तरह से, बाकी हैपनिंग वर्ब की तरह से, इसलिए इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। कॉन्सेप्ट क्लियर? कीप ऑफ और कीप फ्रॉम दोनों फ्रेजल वर्ब के बीच में डिफरेंस पे भी एरर भी आ चुका है, तो दोनों को अच्छे से नोट कर लें। कीप ऑफ का मतलब क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से दूर रखना। कीप फ्रॉम का मतलब किसी को कोई काम करने ना देना, किसी को कोई काम करने से दूर रखना। इतनी कहानी क्लियर है? इसके साथ अपना प्रोनाउन चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो अपन जब प्रोनाउन चैप्टर के डाउट्स लेंगे, अपनी शीट के डाउट्स लेंगे, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ भिजवा रहा हूँ प्रोनाउन चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है, जिसका प्रोनाउन चैप्टर खत्म होता जाए वो मुझे कहता रहे कि सर मेरी ये वीडियो आ चुकी है, मेरा प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो चुका है, मुझे शीट भेज दो। मैं आपको शीट भेज दूंगा। ठीक है, वो शीट आप लगाएंगे आराम से। अभी उसके डाउट वाउट भेजने की जरूरत नहीं, मुझे पता है जो 7-8 डाउट आपके आने हैं वो मैं अपने आप ही वीडियो बना दूंगा। जैसे एडजेक्टिव चैप्टर खत्म होगा उससे पहले, जैसे एक चैप्टर प्रोनाउन खत्म हुआ तो एडजेक्टिव की जो शीट है उसके डाउट की वीडियो आ जाएगी। जब एडजेक्टिव खत्म होगा तो अगला जो वर्ब चैप्टर है उसके, जब वर्ब चैप्टर खत्म होगा तो एडजेक्टिव के डाउट की वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके कुछ डाउट बचते हैं तो आप पूछ लेंगे। जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना चाह रहे हैं बेसिकली, और थोड़ा सा इन बातों को जानना चाह रहे हैं, कुछ मत करो, अपना टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, उस पर जाओ, उस पर पीडीएफ पढ़िए प्लिंटू पैरामाउंट की, उस पर पीडीएफ पढ़िए एसपी बख्शी की। जो किताब आपको अच्छी लग जाए उससे सारा का सारा प्रोनाउन चैप्टर और गो थ्रू हो जाओ। सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए गए हैं, छोटा मोटा कोई टुच्चा मुच्चा कॉन्सेप्ट एक आधा मिल जाएगा आपको, वैसे वो मेरी शीट में होगा ही वैसे भी, लेकिन फिर भी अगर आप पहले पढ़ लोगे तो आपको शीट में वो 8-10 जो डाउट आने वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ बीइंग का एक एरर आता है, सच एज का एक एरर आता है, वो मैं डाउट में डिस्कस करूंगा। टेंशन मतलब, मुझे सब याद है, एक एक कॉन्सेप्ट याद है कि तुम कहाँ तक पूछ सकते हो मुझसे, कब पूछने हैं, जब वो डाउट वाली वीडियो आ जाए उसके बाद। अभी खुद एफर्ट्स करने हैं, जितना अभी तक पढ़ाया सारा रिवाइज करना है। प्लिंटू पैरामाउंट की पीडीएफ से एक बार जल्दी से प्रोनाउन चैप्टर से गो थ्रू हो जाना है। ठीक, उसके बाद अपनी शीट के एरर लगा देने हैं, प्लिंटू पैरामाउंट के पीछे जो 50 एरर दे रखे हैं वो लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो डाउट हो अपने मार्क करके रख लो, जैसे अपनी प्रोनाउन चैप्टर की डाउट की मैं वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद भी कुछ बच जाए तो फिर मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जैसे पूछते हो वैसे पूछ लेना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर एडजेक्टिव। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। अभी जो ये होमवर्क बोला है, जो करने को बोला है वो करना। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर पूरा प्लिंटू पैरामाउंट से गो थ्रू होना है, प्लिंटू पैरामाउंट के पीछे जो एरर दे रखे हैं वो लगाने हैं, और उसमें जो बीइंग और सच एज वाले एरर है वो भी छोड़ देना, वो क्लियर हो जाएंगे। जिनकी शुरुआत बीइंग से हो रही होगी वो सब मुझे ध्यान है, टेंशन मत लो। वो सब के सब एडजेक्टिव चैप्टर जब खत्म होगा, डाउट की एक वीडियो आएगी, उसके अंदर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना ही काम कर दो, इतना बहुत है। ठीक है, इसको नोट कर लो, मिलते हैं अपन जल्दी अगले चैप्टर के साथ।